बीटिंग द स्ट्रीट इंट्रोडक्शन। आजकल स्टॉक मार्केट बहुत फल फूल रहा है। सभी लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, लेकिन सही जानकारी के अभाव में स्टॉक मार्केट में निवेश करने से डरते हैं, या फिर जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते भी हैं तो वो गलत इन्वेस्टमेंट प्लान में अपना पैसा लगा देते हैं, जिससे उनको नुकसान का सामना करना पड़ जाता है और फिर लोग आगे स्टॉक मार्केट में निवेश करने से कतराते हैं। इसी समस्या को दूर करने के लिए लेखक पीटर लिंच ने बीटिंग द स्ट्रीट नाम की एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें उन्होंने ये बताया कि हम लोग एक अच्छे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो क्रिएट करके कैसे और कब निवेश कर सकते हैं जिससे अच्छे रिटर्न्स आपको मिल सकें। इस पुस्तक में उन्होंने इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है कि कब और किस तरह से हम लोग कम समय में ज्यादा से ज्यादा निवेश कर सकते हैं। शुरुआत उन्होंने अपनी जिंदगी से की है। उनका कहना है कि वो भी आम लोगों की तरह बस ऑफिस और काम में व्यस्त रहते थे, न परिवार के लिए समय होता था और ना ही अपने लिए। फिर उन्होंने फैसला लिया कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट के आधार पर अब रिटायरमेंट लेंगे। तो उनका सबसे पहला रूल है, जब आपके जीवन में किसी एक्टिविटी या एक्सरसाइज के लिए समय ना बचे तो आपके जीवन में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। उनका कहना है कि उनके जैसा रिटायर्ड फंड मैनेजर सिर्फ इन्वेस्टमेंट की ही सलाह दे सकता है। वो एक बार फिर से इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि स्टॉक्स में पैसा लगाना ज्यादा फायदेमंद है, ना कि बॉन्ड्स में। उनका कहना है कि हमेशा इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो, मतलब उसी कंपनी में इन्वेस्ट करें जिसे आप समझते हैं। अगर आप अपने जीवन में बहुत सारा धन कमाना चाहते हैं तो कल का या अपने रिटायरमेंट का इंतजार ना करें। आज से ही अच्छे म्यूचुअल फंड, S&P, SIP, लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड, शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल, स्मॉल कंपनी स्टॉक और लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट बॉन्ड इत्यादि में निवेश कर सकते हैं। इस बुक समरी में हम इन्वेस्टमेंट के बहुत ही आसान तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिससे कोई भी बिना किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के खुद से स्टॉक्स और स्टॉक मार्केट के बारे में जान सकता है और खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सकता है। अमीर बनना सबका ही सपना होता है कि उसके पास अच्छा घर, बंगला और अच्छा बैंक बैलेंस हो। बस समझ लीजिए आपका ये सपना अब पूरा होने वाला है इस चर्चा की सहायता से। आजकल ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट के नाम पर या तो मनी मार्केट अकाउंट और FD या फिर म्यूचुअल फंड की तरफ बढ़ना ही ज्यादा सही समझते हैं, क्योंकि उनको स्टॉक मार्केट की इतनी समझ नहीं होती या उनको ये डर होता है कि उनके पैसे डूब जाएंगे। इसलिए अधिकतर लोग स्टॉक मार्केट में जाने से डरते हैं। इस बुक समरी की सहायता से आपको स्टॉक मार्केट की जानकारी मिलेगी, साथ ही ये भी कि किस तरह के स्टॉक में आपको निवेश करना चाहिए और कैसे कौन सा स्टॉक कब लेना है और किस स्टॉक को कब दूसरे स्टॉक में स्विच करना चाहिए। अगर इतिहास की बात करें तो 20वीं शताब्दी में बियर ने मार्केट पर पूरा कब्जा कर रखा था। 5 साल पहले स्टॉक मार्केट के बारे में लोगों ने इतना नहीं सुना होगा, पर आज के समय में ये बहुत ही आम हो गया है। अब लोग इसमें खूब निवेश भी कर रहे हैं। 1980 का समय मॉडर्न हिस्ट्री में स्टॉक्स की नजर से सेकंड बेस्ट समय माना जाता है, जिसमें स्टॉक काफी जबरदस्त तरीके से चला। उससे बेहतर बस 1950 माना जा सकता है। हैरानी की बात तो ये रही कि 1980 में स्टॉक्स में परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट में गिरावट देखी गई, बल्कि ये परसेंटेज लगातार गिरती रही है। जहां एक तरफ डाउ जोन्स एवरेज और दूसरे स्टॉक की वैल्यू 4 गुनी होती गई, कई निवेशकों ने अपने स्टॉक को छोड़ दिया। यहां तक म्यूचुअल फंड 1980 के 70% से घटकर 1990 में 43% तक पहुंच गया। देखा जाए तो 1920 में कोई भी इन्वेस्टमेंट जीनियस अपना पैसा S&P 500 के स्टॉक में लगाता, फिर उसे 1929 में लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट बॉन्ड में स्विच करके 1930 तक होल्ड करे रहता। 1940 में स्मॉल कंपनी स्टॉक में निवेश कर देता, फिर 1950s में उसे S&P 500 के स्टॉक में लगा देता। 1960 से 1970 तक फिर उसे स्मॉल कंपनी में निवेश कर देता और 1980s में उसे S&P 500 स्टॉक में लगा देता। और जिसने भी इस स्ट्रैटेजी को फॉलो किया वो आज बिलियनियर है। पर हम में से कितने ही लोग होंगे जो इसे फॉलो करेंगे?
बहुत कम या फिर वो जो बहुत ज्यादा ही दूरदर्शी हो। पर इतना धैर्य अभी किसी के पास नहीं है और लोग इतने टाइम पीरियड के लिए अपने निवेश होल्ड नहीं कर पाते। तो क्यों ना इसका कोई हल निकाला जाए जिससे हमें ये पता चल जाए कि हम किस इन्वेस्टमेंट प्लान में अपने पैसे को लगाएं ताकि हमें ऑप्टिमम रिटर्न मिल सके। पीटर लिंच ने बस उसी स्ट्रैटेजी को हमसे शेयर किया है। पीटर लिंच ने यहां पर अपने रूल नंबर 2 को बताया है, जो है जो लोग बॉन्ड्स पसंद करते हैं उन्हें पता नहीं है कि वो क्या मिस कर रहे हैं। इस बुक समरी में म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक पिकिंग को बहुत ही इंपॉर्टेंस दी है कि जब आप कोई कंपनी के स्टॉक को पिक करें तो उसकी पूरी जानकारी हो और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का ग्राफ ऊपर की ओर जाए। आप स्टॉक को पिक करने में या म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए कोई भी मेथड यूज करें, बस इतना ध्यान रखिए कि उसकी प्रॉपर जानकारी हो और वो विश्व में कैसा परफॉर्म कर रहा है। आपकी सक्सेस और फेलियर आपकी स्टॉक पिकिंग एबिलिटी पर निर्भर करती है। लेखक ने कुछ प्रिंसिपल्स हमें बताए हैं जिस पर चलकर हम अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को अच्छा बना पाएं। तो तैयार हो जाइए इस रोलर कोस्टर राइड के लिए, जिससे आपको निवेश के लिए कैसा स्टॉक पिक करना है ये सीख पाएंगे। तो आइए जानते हैं कि स्टॉक मार्केट पर विजय कैसे पाई जाए। द मिरेकल ऑफ सेंट एग्नेस। बहुत से लोग अब ये मानने लगे हैं कि अपने स्टॉक्स खुद चूज करना बेकार है। अब इन्वेस्टर्स अपना निवेश किसी स्टॉक ब्रोकर के द्वारा करते हैं। ये स्टॉक ब्रोकर किसी के कंपनी के एजेंट हो सकते हैं या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हो सकते हैं। ये ज्यादातर अपनी कंपनी के स्टॉक बेचते हैं या उनका स्टॉक पिकिंग का मेथड बहुत ही ओल्ड फैशन होता है। नतीजतन लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है। दरअसल आज के दशक के स्टॉक ब्रोकर आपको स्टॉक ही नहीं बल्कि एन्युटीज, लिमिटेड पार्टनरशिप, टैक्स शेल्टर्स, इंश्योरेंस पॉलिसी, बॉन्ड, फंड वगैरह भी बेचते हैं। वो ये सब प्रोडक्ट इतना ही समझते हैं कि वो आपके लिए एक पिच तैयार कर सकें। इसके लिए वो आपसे अच्छी खासी कमीशन लेते हैं। आजकल कोई भी ब्रोकर इंडिविजुअल स्टॉक्स को ट्रैक करने में समय बर्बाद नहीं करता, क्योंकि आज के जमाने में स्टॉक पिकिंग की कोई खास डिमांड नहीं है। लेखक ने हमारे साथ एक अनुभव शेयर किया है जो एसटी एग्नेस से लिया गया है। मैसेच्यूसेट्स के अर्लिंगटन में एक स्कूल है जो सेंट एग्नेस के नाम से जाना जाता था। वहां के टीचर और सीईओ जॉन मॉरिसेस का कहना था कि आजकल निवेश करना बहुत आसान है और उन्होंने बहुत सारे अच्छे तरीके बताए जिसके जरिए कोई भी आसानी से सही इन्वेस्टमेंट स्टॉक पिक कर सकता है। उनका कहना है कि इक्विटीज को समझने के लिए आपको किसी मशहूर जगह से एमबीए की डिग्री की जरूरत नहीं है। सेंट एग्नेस के इन्वेस्टमेंट मॉडल ने 70% गेन हासिल किया था और वो भी 2 साल के टाइम पीरियड में। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्हीं 2 सालों के समय में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जिसे प्रोफेशनल मैनेजर्स चलाते हैं ने मात्र 26% गेन किया था। यानी कि इन छात्रों ने उन प्रोफेशनल्स को 99% आउट परफॉर्म किया था। तो यहाँ पर पीटर का तीसरा रूल आता है, आपको उस आइडिया में कभी भी निवेश नहीं करना चाहिए जिसे आप क्रेयॉन से इल्यूस्ट्रेट न कर सकें। कहने का मतलब है कि ऐसे वेंचर पर पैसा कभी मत लगाइए जिसे आप समझ न पा रहे हों। उस स्कूल की अध्यापिका मिस मॉरिसेस अपने स्टूडेंट को मॉक इन्वेस्टमेंट का प्रोजेक्ट देती हैं और उन लोगों को एक ही रूल पर ध्यान देने को कहती हैं कि जो भी इन्वेस्टमेंट करें उसकी रिसर्च वर्क और इन्वेस्टमेंट के पीछे की चॉइस को खूब जांच लें। जो मॉडल पोर्टफोलियो तैयार किया जाता है उसकी विशेषताओं पर गौर करें तो कई चीजें उभर के आती हैं। स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाया जाता है। उन्हें पोटेंशियली अट्रैक्टिव कंपनीज की एक लिस्ट बनानी होती है जिसमें कम से कम 1 या 2 अच्छा डिविडेंड दे रही हो। एक और चीज पर फोकस करना चाहिए और वो है उस कंपनी की अर्निंग और रिलेटिव स्ट्रेंथ। यही तरीका प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स भी अपनाते हैं। इसके अलावा मिस मॉरिसेस का कहना है कि एक पोर्टफोलियो में कम से कम 10 कंपनी होनी चाहिए। कंपनी क्या सर्विस प्रोवाइड करती है या उसका क्या प्रोडक्ट है, अगर इसकी जानकारी नहीं है तो वो स्टॉक खरीदने की आवश्यकता नहीं है।
ये बहुत ही सामान्य तरीका है जिसको बहुत सारे वॉल स्ट्रीट के फंड मैनेजर ने अडॉप्ट किया है। जिस स्टॉक की जानकारी आपको हो उसी स्टॉक को खरीदें। ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड स्ट्रैटेजी है। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसे कई प्रोफेशनल अनदेखा कर देते हैं, तो इस पॉइंट पर आपको खास ध्यान रखना होगा। सेंट एग्नेस के छात्रों ने लेखक पीटर लिंच को अपने स्कूल इनवाइट किया। उन लोगों की मुलाकात और आपसी बातचीत में कई इंपॉर्टेंट आइडियाज शेयर किए गए जिन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जाहिर सी बात है कि चर्चा का विषय स्टॉक पिकिंग था। उसमें से एक छात्र लोरी का कहना था कि किसी भी इन्वेस्टर को मार्केट में लंबी देर तक रुके रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट में कई बार उतार चढ़ाव आते रहते हैं। दूसरा सुझाव था कि उस कंपनी के स्टॉक को खरीदना चाहिए जिसमें आगे बढ़ने का स्कोप हो। तीसरा उदाहरण वॉलमार्ट और के मार्ट का था। दोनों की मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज में अंतर था। जहां के मार्ट ने केवल बड़े शहरों में अपने स्टोर खोले, वहीं वॉलमार्ट की सेल बेहतर थी क्योंकि उसने छोटे शहरों में स्टोर खोले जहां कोई कंपटीशन नहीं था। तो यहाँ ये देखना भी जरूरी है कि जिस कंपनी का स्टॉक आप खरीद रहे हैं उसके सक्सेसफुल होने के क्या चांसेस हैं। एक छात्र ने बताया कि उसने अपने साथियों को नाइकी में इन्वेस्ट करने की सलाह दी क्योंकि वो उस कंपनी के जूते पहनता है और वो बहुत कंफर्टेबल है। यानी उस कंपनी का स्टॉक पिक करो जिसका प्रोडक्ट अच्छा हो। 7th ग्रेड के पोर्टफोलियो डिपार्टमेंट यानी कि क्लास ने लेखक को एक टेप रिकॉर्ड करके भेजा था जिसमें उन लोगों ने ये सब सजेशंस दिए थे। टेप के आखिर में उन लोगों ने कुछ मैक्सिम्स एक साथ बोले थे। पीटर लिंच ने अपनी किताब बीटिंग द स्ट्रीट में ये कहा है कि यदि हम इन मैक्सिम्स को याद कर लें तो हम भविष्य में गलतियां करने से बच सकते हैं। आइए जानते हैं मैक्सिम्स कौन से थे। एक अच्छी कंपनी हर साल अपने डिविडेंड को बढ़ाती है। पैसा कमाने में बहुत समय लगता है, हालांकि गंवाने में बहुत कम। स्टॉक मार्केट एक जुआ नहीं है। अगर आपने अच्छी कंपनी को चुना है जो आपको लगती है कि बढ़िया काम करेगी, ना कि स्टॉक प्राइस के कारण चुना हो, आप स्टॉक मार्केट के जरिए बहुत धन कमा सकते हैं। वैसे ही इसमें आपको लॉस का भी सामना करना पड़ सकता है। स्टॉक मार्केट में निवेश करने से पहले आपको कंपनी के बारे में पूरी तरह से रिसर्च करनी चाहिए। जब भी आप स्टॉक मार्केट में निवेश करें, आपको हमेशा डाइवर्सिफाई करना चाहिए। हमेशा कई स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि जो आप चुनेंगे उनमें से हर 5 कंपनी में से एक कंपनी बहुत बढ़िया करेगी, एक कंपनी बहुत खराब होगी और बाकी 3 कंपनीज एवरेज होती हैं। किसी भी स्टॉक से ज्यादा लगाव ना करें, बल्कि अपनी आंखें खुली रखें। स्टॉक को बस यूं ही ना पिक करें, उसके अगले पिछले आंकड़े निकालें, उस पर पूरा होमवर्क कर लें। इसके अलावा यूटिलिटी कंपनी के स्टॉक को खरीदना अच्छा रहता है जो आपको हायर डिविडेंड देता है, लेकिन आप ग्रोथ स्टॉक में खूब धन अर्जित करेंगे। अगर कोई स्टॉक नीचे गिर चुका है तो इसका यह मतलब नहीं कि वो और नीचे नहीं गिर सकता। ओवर द लॉन्ग टर्म हम लोग को छोटी कंपनी के स्टॉक खरीदना अच्छा रहता है। एक और बात, स्टॉक इसलिए खरीदना है क्योंकि आपको इसकी जानकारी है, ना कि स्टॉक सस्ता है। कहने का मतलब है कि स्टॉक को लेकर सतर्क रहें कि कब और कहां उसको स्विच करना है, कब निकालना है, कब खरीदना है। इसके साथ ही ये भी ख्याल रखना जरूरी है कि स्टॉक खरीदने से पहले आप उस पर रिसर्च करके कंपनी की पूरी जानकारी ले लें। एक और उदाहरण लेते हैं जिससे ये साबित होता है कि अमेचर या नॉन प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स भी स्टॉक से मुनाफा कमा सकते हैं। कई स्टॉक पिकिंग क्लब्स हैं जिनके मेंबर्स ने इक्विटी म्यूचुअल फंड से ज्यादा कमाया है। इनके सक्सेस का राज है कि इन्होंने इन्वेस्ट करने के लिए एक टाइम टेबल बना रखा है। वो इस बात पर ध्यान नहीं देते कि मार्केट ऊपर जा रहा है कि नीचे, ना ही वो इम्पल्स बाइंग या सेलिंग के चक्कर में पड़ते हैं। वो एक सेल्फ डिसिप्लिन के जरिए कमाते हैं। ये 1980 की बात है और इन क्लब्स को NAIC रिप्रेजेंट करती है। इनका भी एक इन्वेस्टर्स मैनुअल है जिसकी यहाँ पर चर्चा करना जरूरी है। तो उसके अनुसार उतने ही स्टॉक को होल्ड करके रखें जिनके बारे में पूरी जानकारी रखना पॉसिबल हो। रेगुलरली निवेश करते रहिए। 2 बातों का ध्यान रखिए। पहला कि हर सेल और कमाई एक उचित दर पर बढ़ रही है। दूसरा, आपको स्टॉक एक रीजनेबल प्राइस पर मिल रहा है। कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और
डेब्ट स्ट्रक्चर इतना मजबूत हो कि अगर 2-4 साल खराब भी चलें तो कंपनी के लॉन्ग टर्म विकास में कोई कमी नहीं होगी। किसी स्टॉक को खरीदना है कि नहीं, इसका फैसला इस आधार पर लेना चाहिए कि वो आपके ग्रोथ ऑब्जेक्टिव से मैच करता है कि नहीं और वो आपको सही दाम पर मिल रहा है कि नहीं। यदि आप ये समझ लेते हैं कि पहले की सेल ग्रोथ किन वजहों से हुई, तो आपको ये भी समझने में आसानी होगी कि ये ग्रोथ आगे भी बनी रहेगी या नहीं। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि स्टॉक पिकिंग का मतलब ये नहीं है कि आप अपना पूरा समय इसके बारे में सोचते हुए बिता दें। सबसे जरूरी है कि आप इन्वेस्टमेंट को एक आदत बना लें। दुनिया भर की फालतू चिंताओं से डरकर अगर आप इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेंगे तो फायदा कहां मिलेगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में और बात करते हैं रेगुलर इन्वेस्टमेंट के फायदों की। वीकेंड वॉरियर। स्टॉक के द्वारा पैसा बनाने का एक ही तरीका है कि उससे घबराना नहीं है। हर साल कई बुक्स इसी टॉपिक पर बनती हैं कि किस तरह के स्टॉक को पिक करें या कोई विनिंग म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करें, लेकिन ये सारी जानकारी बेकार है जब तक आप में इन्वेस्ट करने की विल पावर ना हो। जहां तक म्यूचुअल फंड का सवाल है, इन्वेस्टर को कंपनी को एनालाइज करने की या मार्केट को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। कभी कभार मार्केट ट्रेंड्स पर ज्यादा ध्यान देने से दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है। जो व्यक्ति इकोनॉमी की हालत को अनदेखा करके या मार्केट की कंडीशन को जाने बिना रेगुलर निवेश करता है, वो उससे ज्यादा फायदे में रहता है। जो हर इन्वेस्टमेंट को स्टडी करता है और नुकसान के डर से बेच देता है। तो सबसे जरूरी है लगातार इन्वेस्ट करते रहना। अक्सर अमेचर इन्वेस्टर्स दुनिया और देश की सारी समस्याओं पर ऐसे चिंता करने लगते हैं जैसे कि बस अब दुनिया खत्म होने वाली है। इनको वीकेंड वॉरियर्स कहा जा सकता है। जब आपको सब कुछ खत्म होता ही नजर आ रहा है तो आप इन्वेस्ट करने से डरते रहेंगे। पीटर लिंच ने अपनी किताब बीटिंग द स्ट्रीट में स्टॉक इन्वेस्टिंग पर कई इंटरेस्टिंग बातें शेयर की हैं। उनका कहना है कि केवल शौकिया इन्वेस्टर्स ही नहीं बल्कि प्रोफेशनल मनी मैनेजर्स भी वीकेंड वरिंग की गलती करते हैं, बस उनके तरीकों में फर्क होता है। अपनी एनुअल मीटिंग्स में ये डिस्कस करते हैं कि इकोनॉमी किस दिशा में जा रही है और फिर उसके बाद दुनिया की सभी समस्याओं पर उसी तरह से चिंता करते हैं जैसे कि अमेचर इन्वेस्टर्स करते हैं। तो ऐसी सोच से बचना बहुत जरूरी है। अब बारी है पीटर के रूल नंबर 4 की। यू कांट सी द फ्यूचर थ्रू अ रियर व्यू मिरर। आप भविष्य की प्लानिंग पीछे देखते हुए नहीं कर सकते। इन एनुअल मीटिंग्स में वही लोग आ सकते हैं जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हों। तो इसका मतलब हुआ कि चाहे मार्केट ट्रेंड, दुनिया की तमाम मुश्किलें जैसे कि कोई वॉर या वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन पर जितनी भी बात कर ली जाए, असलियत ये है कि फिर भी सब लोग घबरा कर इन्वेस्ट करना छोड़ नहीं देते। उदाहरण के तौर पर 1982 से लेकर 1988 तक के पीरियड को स्टॉक मार्केट के हनीमून पीरियड का नाम दिया गया था। इसके बाद 1988 से लेकर 1989 तक का पीरियड काफी स्ट्रेसफुल रहा था स्टॉक मार्केट में। उस समय पहले से ही लोग ट्रेड डेफिसिट, बेरोजगारी और बजट डेफिसिट का सामना कर रहे थे। उसमें स्टॉक मार्केट में भी काफी नुकसान उठाना पड़ गया था। यहाँ तक कहा गया कि चाइनीज कॉस्मोलॉजी में उस अवधि को ईयर ऑफ स्नेक भी कहा जाता है, जो अच्छा नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि इन सब बैड न्यूज पर अगर ज्यादा ध्यान दिया जाए तो कोई भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से डर जाएगा। लेकिन असलियत ये थी कि ये ऐसा समय था जब बहुत से लोगों ने स्टॉक में काफी पैसा कमाया। ये वो लोग थे जिन्होंने की फालतू की वरिंग पर ध्यान न देकर लगातार इन्वेस्ट करते रहे। इस बात को हमेशा याद रखिए कि अगली दफा कोई आपको समझाने की कोशिश करे कि अरे दुनिया तो खत्म होने वाली है, तो आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करने से चूक न जाएं। ये ऐसा समय होता है जब आपको कुछ अच्छे बार्गेन्स मिल जाते हैं। और सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप स्टॉक को रेगुलर स्केड्यूल पर खरीदते रहें, हर महीने बिना चूके, जैसे अधिकतर लोग अपने रिटायरमेंट प्लान और अपने इन्वेस्टमेंट क्लब में करते रहते हैं। मंथली वे इसमें अपना अमाउंट बढ़ाते जाते हैं और उन लोगों से ज्यादा मुनाफा कमाते हैं जो मार्केट के उतार चढ़ाव के साथ खरीदते बेचते रहते हैं।
स्टॉक मार्केट से तभी फायदा होता है जब आप स्टॉक को बाय करने में डिसिप्लिन से काम लें और होल्डिंग्स पर फेथ रखें। आपको काफी हद तक प्रॉफिट मिल सकता है अगर आप अपनी स्टॉक पिकिंग पर फेथ रखें। आप बैलेंस शीट और पी रेशियो बनाने की चाहे जितने भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, लेकिन बिना फेथ के आप नेगेटिव न्यूज पर भी विश्वास करेंगे। आपको धैर्य और संयम के साथ साथ विश्वास रखना भी जरूरी है। आप अपने एसेट्स को अच्छे म्यूचुअल फंड में रख सकते हैं, लेकिन बिना फेथ के अच्छे रिजल्ट मिलना असंभव है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप घबरा कर उसको लोएस्ट या सबसे खराब टाइम पीरियड में बेच देते हैं, जिससे आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए समझते हैं कि यहाँ लेखक किस फेथ की बात कर रहा है। यहाँ पर आपको अपने स्टॉक पर, अपने प्लान पर फेथ रखने की बात कर रहे हैं कि कंपनी और कॉरपोरेशन ने जो प्लान बनाए हैं उससे शेयर होल्डर को प्रॉफिट होगा। आपको इस बात पर फेथ रखना है कि जैसे जैसे पुरानी कंपनियां गायब होंगी, उनकी जगह नई कंपनियां पैदा होंगी। हमेशा इस बिग पिक्चर को याद रखिए। जब आप निराश होने लगे तो आपको स्टॉक पर फेथ रखने के साथ उसकी बिगर पिक्चर पर ध्यान रखना होगा, जिसको जानना वर्थ नोइंग है। इवन बिगर पिक्चर है वो बीती हुई सेंचुरी जिसमें कई उतार चढ़ाव हुए, लेकिन फिर भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से मुनाफा गवर्नमेंट बॉन्ड से हमेशा ज्यादा रहा है, जिससे ये भी पता चलता है कि पिछली सेंचुरी में चाहे जितनी बार लगा हो कि अब दुनिया खत्म हो ही जाएगी, फिर भी स्टॉक से ही ज्यादा प्रॉफिट मिला है। चाहे जितने भी स्टॉक एडवाइजर्स जो भी कहें, एक इन्वेस्टर के लिए बस इतना ही जानना काफी है। हम लोग पास्ट में देखते हैं, अरे आज से 50 साल पहले मार्केट क्रैश की थी, इन्वेस्टर्स का कितना नुकसान हो गया था। तब से इतने साल बीत गए, कितने लोगों ने लाखों रुपए कमा लिए स्टॉक मार्केट गेन से। लेकिन एक डर मन में बैठा कर हम केवल बॉन्ड्स, सेविंग अकाउंट्स, एफडी में पैसा रखते हैं। एक बात याद रखिए, आगे की प्लानिंग पिछले लॉस पर नहीं हो सकती। एक सफल स्टॉक पिकर का संबंध मार्केट के ड्रॉप से भी उतना ही गहरा होता है जितना उसकी राइजिंग से। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको जब लगता है कि अब ठंड पड़ने वाली है तो आप उसका इंतजाम पहले से ही कर लेते हैं। बस वैसे ही एक सफल स्टॉक पिकर करता है। जैसे ही उसको लगता है कि अब उसका पसंदीदा स्टॉक नीचे जाने वाला है, वैसे ही वो दूसरे और स्टॉक को तुरंत खरीद लेता है। इसी तरह इतिहास की इन 40 डिक्लाइन थ्योरी के माध्यम से लेखक ने हम लोगों को ये बताया है कि किस तरह ग्लूमी पीरियड में रहकर भी आपके पास ये मौका है कि आप बढ़िया कंपनीज के स्टॉक बार्गेन प्राइस पर खरीद सकते हैं। तो यदि आप थोड़ा सा एफर्ट करें और फेथ रखें तो डिक्लाइन भी फायदेमंद हो सकता है। म्यूचुअल फंड स्ट्रेटजी। स्टॉक पिकिंग पहले बहुत कंफ्यूजिंग होती थी और म्यूचुअल फंड ने इस काम को आसान कर दिया था, लेकिन अब चिंता का विषय हो गया है कि कौन सा म्यूचुअल फंड पिक करें। इस चैप्टर में लेखक पीटर लिंच ने म्यूचुअल फंड को किस तरह की स्ट्रेटजी से डिजाइन करना है विस्तार से बताया है। इस समय न जाने कितने म्यूचुअल फंड हैं, जिसमें इक्विटी फंड्स, बॉन्ड और इनकम फंड्स, टैक्सेबल मनी मार्केट फंड्स और शॉर्ट टर्म म्यूनिसिपल बॉन्ड फंड्स होते हैं। इससे पहले म्यूचुअल फंड्स कम हुआ करते थे। अब तो इतने प्रकार के और इतने ढेर सारे म्यूचुअल फंड्स शुरू हो गए हैं कि समझना ही मुश्किल हो गया है। जैसे कंट्री फंड्स और रीजन फंड्स, हेज फंड्स और सेक्टर फंड्स, फंड्स वैल्यू और ग्रोथ फंड्स, सिंपल फंड्स और हाइब्रिड फंड्स, कॉन्ट्ररी फंड्स और इंडेक्स फंड्स। यहां तक कि हो सकता है कि फंड्स ऑफ फंड्स मिलें। कोई अंत नहीं दिखता इनमें। किसी फंड में भारी गिरावट आ जाए तो दूसरा फंड स्टार्ट कर लें। आजकल एक ऐसी स्थिति बन गई है जहां फंड्स की गिनती इंडिविजुअल स्टॉक से ज्यादा हो गई है। तो अब क्या किया जाए? अपने पोर्टफोलियो को डिजाइन करना बहुत ही आवश्यक है। 2 साल पहले कुछ पुराने समय के इन्वेस्टर्स ग्रुप ने न्यू इंग्लैंड में यही प्रश्न पूछा था। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने पोर्टफोलियो को रीडिजाइन करना था। उस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को कैपिटल की सख्त जरूरत थी और बहुत वर्षों तक एक सिंगल मैनेजर ही उसके इन्वेस्टमेंट को मैनेज कर रहा था। उसने सारे पैसे को बॉन्ड और स्टॉक में डिवाइड करके इन्वेस्ट किया था, जैसा कि ज्यादातर इन्वेस्टर्स करते हैं। जो समस्या उनके साथ थी लगभग वही समस्या एक आम इन्वेस्टर के सामने होती है।
कि कैसे अपने इन्वेस्टमेंट से मैक्सिमम प्रॉफिट कमाया जाए। तो सबसे पहले तो ये डिसाइड करना होता है कि स्टॉक और बॉन्ड को कितने परसेंटेज में मिक्स करना है। ये एक ऐसा डिसीजन है जो किसी भी इन्वेस्टर की फ्यूचर नेटवर्थ पर असर डालता है। इसमें आपको ग्रोथ और इनकम के बीच एक सही बैलेंस बनाकर चलना होता है। बॉन्ड के जरिए आपको एक रेगुलर इनकम मिलती है, जबकि स्टॉक से ग्रोथ मिलती है। इसमें लेखक ने बताया है कि किस तरह लोग अपनी फैमिली पोर्टफोलियो में बॉन्ड को ज्यादा महत्व देते हैं, जो कि एक हद तक सही है। हर सीनियर सिटीजन अपनी एक तयशुदा इनकम या रकम को बॉन्ड कराकर उसके इंटरेस्ट पर आराम से अपनी आगे की लाइफ बिताना चाहते हैं, जबकि स्टॉक्स में अधिकतर युवा लोग निवेश करते हैं क्योंकि ये थोड़ा रिस्की होता है, जो आजकल के युवा निवेशक करना पसंद करते हैं। ये सत्य है कि 1980 में 69% धन म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते थे, जो कि स्टॉक फंड में जाता था। 1990 में 43% म्यूचुअल फंड एसेट को स्टॉक में इन्वेस्ट किया गया था। अब की स्थिति यह है कि कम से कम 75% सारे म्यूचुअल फंड को बॉन्ड और मनी मार्केट में लगाया जाता है। बॉन्ड की बढ़ती पॉपुलैरिटी गवर्नमेंट के लिए काफी भाग्यशाली रही, जिससे गवर्नमेंट के डेब्ट दूर होते रहे, लेकिन ये बॉन्ड होल्डर के लिए थोड़े कम भाग्यशाली रहे। इससे ये साबित होता है कि हम लोगों को स्टॉक की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसा कि लेखक ने इंट्रोडक्शन में बताया है कि स्टॉक ज्यादा जेनरस साथी हैं बॉन्ड की अपेक्षा में। स्टॉक मार्केट बॉन्ड की अपेक्षा ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है या ज्यादा प्रॉफिट कमाती है, तो इसका सीधा फायदा स्टॉक होल्डर्स को भी मिलता है। प्रॉफिट में हिस्सा तो मिलता ही है, डिविडेंड भी बढ़ते हैं। डिविडेंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है स्टॉक्स की सफलता के लिए। जो कंपनीज अपनी डिविडेंड पिछले 10-20 साल से दे रही हों, तो उसकी ग्रोथ भी लगातार बढ़ रही है और ऐसी कंपनियों में आप बेझिझक इन्वेस्ट कर सकते हैं। एल्डरली पीपल एफडीज और बॉन्ड्स वगैरह में निवेश करते हैं, जिसके इंटरेस्ट पर वो अपनी जिंदगी जीते हैं। जैसे कोई रिटायर्ड कपल जिसकी नेटवर्थ 50 लाख है, उन्होंने इसको शॉर्ट टर्म बॉन्ड या एफडीज में निवेश कर दिया है। अगर इसका इंटरेस्ट रेट गिरा तो उनकी अपनी एफडीज का इंटरेस्ट रेट भी रिन्यूअल के बाद काफी कम हो जाता है, जिससे उनकी इनकम काफी हद तक कम हो जाती है। इसी तरह अगर उसकी इंटरेस्ट रेट ऊपर चढ़ती है तो उनकी इनकम तो बढ़ जाती है, लेकिन साथ में इन्फ्लेशन रेट भी तो बढ़ता है। अगर वो अपनी पूरी रकम यानी 50 लाख को लॉन्ग टर्म बॉन्ड में लगा दें तो उन्हें 7% इंटरेस्ट मिलेगा, तो इनकम 3.5 लाख होगी। और मान लीजिए इन्फ्लेशन रेट 5% रहेगा, तो जो 3.5 लाख मिलते हैं उसकी वैल्यू 10 साल में आधी रह जाती है और 15 सालों में मात्र 3/4 ही रह जाती है। तो बॉन्ड्स पर वही सरवाइव कर सकते हैं जो काफी अमीर होते हैं। इसलिए लेखक ने स्टॉक में निवेश करने को प्राथमिकता दी है, जिससे लगातार अधिक कमाया जा सकता है। हाँ, स्टॉक में आप कितना निवेश कर सकते हैं ये डिपेंड करता है कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं और कितनी जल्दी आपको इस पैसे की जरूरत पड़ेगी। नॉर्मली बॉन्ड मैच्योरिटी तक होल्ड किए जाते हैं और तब आपको अपनी ओरिजिनल प्राइस ही मिलती है, जिसमें आपकी कोई ग्रोथ की पोटेंशियल नहीं होती है। मतलब अगर आपने आधा पैसा बॉन्ड्स और आधा स्टॉक में लगाया है तो आपकी आधी पोर्टफोलियो बिना ग्रोथ के ऐसे ही रहती है। 50% मनी स्टॉक में निवेश करने से 8% ग्रोथ होती है और 50% बॉन्ड जो एप्रिशिएट नहीं करती, कुल मिलाकर जो पोर्टफोलियो की ग्रोथ में मुश्किल से 4% होती है, जिसको इन्फ्लेशन से कीप अप करना बहुत मुश्किल होता है। क्या हो अगर हम लोग इसको मिक्स कर दे, जैसा कि लेखक ने बताया है इस चैप्टर के द्वारा। बस यही मिक्स आपको बहुत ध्यानपूर्वक समझना है। स्टॉक ज्यादा खरीदना और साथ ही कम बॉन्ड लेना शुरुआत के कुछ सालों तक करंट इनकम में कमी लाएगा, लेकिन ये शॉर्ट टर्म सैक्रिफाइस लॉन्ग टर्म गेन कराएगा। फिर स्टॉक वैल्यू बढ़ने और उसके साथ साथ डिविडेंड बढ़ने में भी स्टॉक की वैल्यू बढ़ती रहती है। अब तक की चर्चा से ये तो तय हो गया है कि अपने एसेट्स किस रेशियो में बॉन्ड्स और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने चाहिए। आइए अब बात करते हैं कि जो पैसा बॉन्ड्स में लगाना है वो किस तरह करना चाहिए। तो बॉन्ड्स वर्सेस बॉन्ड्स फंड्स में लेखक लिंच ने
बॉन्ड के सही चयन के बारे में पूरी जानकारी दी है और बताया है कि कैसे बॉन्ड में निवेश करना चाहिए। वो बॉन्ड फैन नहीं है, इसलिए उन्होंने इसको बहुत ही शॉर्ट में डिस्कस किया है। उनका मानना है कि बॉन्ड्स तभी सक्सेसफुल हो सकते हैं जब इन्फ्लेशन लो रहे। हालांकि इसमें कभी अपनी पूरी पूंजी गंवाने का कोई खतरा नहीं रहता। अगर आप सोचते हैं कि बॉन्ड से बॉन्ड फंड्स ज्यादा फायदेमंद हैं, तो यहाँ भी आप गलत हैं, क्योंकि जो फैक्टर्स बॉन्ड्स पर लागू होते हैं वही बॉन्ड फंड्स पर भी होते हैं। फिर एक और समस्या है, बॉन्ड फंड्स के साथ इंडिविजुअल फंड में मैच्योरिटी पर जो पैसा आपने लगाया है वो आपको पूरा वापस मिलेगा, लेकिन बॉन्ड फंड्स में ये श्योरिटी नहीं है। जब आप अपना फंड बेचेंगे तो उस दिन की मार्केट की स्थिति के मुताबिक ही आपको पैसा मिलेगा। इसी के साथ हम आते हैं पीटर लिंच के 5वें रूल पर। जब बॉन्ड फंड्स और बॉन्ड्स के मुनाफे में कोई विशेष अंतर नहीं है, तो आप क्यों किसी बॉन्ड फंड्स में पैसा लगाएं जहां आपको फंड मैनेजर्स के लिए एक्स्ट्रा देना पड़ता है। चलिए अब बात करते हैं स्टॉक वर्सेस स्टॉक फंड के बारे में। लिंच का कहना है कि स्टॉक फंड और स्टॉक्स में कोई विशेष अंतर नहीं है। स्टॉक्स एक ही तरीका है जिससे आपको काफी फायदा मिल सकता है, बस इसमें आपको बहुत स्ट्रॉन्ग विल की आवश्यकता होती है। एक बात जरूर है कि स्टॉक्स की वैल्यू गिरती है तो अक्सर स्टॉक फंड्स की वैल्यू स्टॉक से ज्यादा नीचे जाती है, लेकिन जब मार्केट उठता है तो स्टॉक्स फंड ज्यादा ऊपर भी जाता है। डरने से आपको कोई फायदा नहीं मिल सकता। स्टॉक में निवेश करने पर संयम रखकर अपने स्टॉक को होल्ड करके रखना होगा, तभी फायदा मिलेगा। तो अब नजर डालते हैं पीटर के रूल नंबर 6 पर। अगर आपको कोई फंड चुनना है तो क्यों ना एक अच्छा फंड पिक किया जाए। हालांकि ये कहना जितना आसान है उतना इसे लागू करना नहीं। अक्सर देखा गया है कि बहुत से स्टॉक फंड्स अच्छा परफॉर्म नहीं करते। फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले उनके बारे में जानना जरूरी है। तो आइए यहाँ पर बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंड्स की। 59। पहला, कैपिटल एप्रिसिएशन फंड वो होते हैं जिसमें मैनेजर्स अपनी मर्जी से हर प्रकार के स्टॉक्स खरीद सकते हैं। उनको कोई पर्टिकुलर फिलॉसफी नहीं फॉलो करनी होती। दूसरा, वैल्यू फंड्स में मैनेजर्स उन कंपनी में निवेश करना होता है एसेट्स मेन आकर्षण होते हैं, ना कि उनकी वर्तमान कमाई। इनमें होती है नेचुरल रिसोर्स वाली कंपनियां जिनके पास रियल एसेट हो, केबल टीवी कंपनी, पाइपलाइन कंपनी और बॉटलिंग कंपनीज। लेकिन इनमें से कई कंपनियां काफी घाटे में चली जाती हैं। एसेट्स को खरीदने में और डेब्ट चुकाने के बाद ही वो प्रॉफिट पाते हैं। तीसरा, क्वालिटी ग्रोथ फंड में मैनेजर मीडियम या बड़ी कंपनीज जो कि वेल एस्टैब्लिश्ड होती हैं उनका चुनाव करते हैं और जिनकी ग्रोथ रिस्पेक्टेबल रेट से बढ़ती रहती है और जिनकी खुद की अर्निंग 15% वार्षिक रूप या इससे ज्यादा निरंतर बढ़ती रहती है। चौथा, इमर्जिंग ग्रोथ फंड में अधिकतर मैनेजर छोटी कंपनी में निवेश करते हैं। पांचवा, स्पेशल सिचुएशन फंड में मैनेजर उन कंपनीज में निवेश करते हैं जिसमें कुछ विशेष नहीं होता, बस उसमें अचानक से अनोखे रिजल्ट व प्रॉफिट मिलते रहते हैं। इन सब फंड्स में निवेश करते समय आपको सबकी अच्छी खासी जानकारी रखना बहुत आवश्यक होता है। एक सोफिस्टिकेट निवेशक फंड को जांचकर उसके सालाना व सेमी एनुअल रिपोर्ट्स को जांच लेते हैं स्टॉक को खरीदने से पहले और स्टॉक खरीदते समय, ताकि कंपनी की गुडविल और उसकी परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए सारी बारीकियां देख सकें। पीटर लिंच ने विनिंग स्टॉक को कैसे पिक करना है ये काफी अच्छी तरह से समझाया है। जैसे कि उनका कहना है कि आप अपने पोर्टफोलियो को 6 हिस्सों में बांटिए। आप 5 टाइप के फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए और एक हिस्सा किसी यूटिलिटी फंड या इक्विटी एंड इनकम फंड में सेफ्टी के लिए डालिए। जब आप और पैसा इन्वेस्ट करने की सोचें तो ये तकनीक दोहरा सकते हैं या फिर परफॉर्मेंस के आधार पर फेर बदल कर सकते हैं। लेकिन आप ये कैसे जान पाएंगे कि कौन सी वैल्यू फंड, ग्रोथ फंड और कैपिटल एप्रिसिएशन फंड बेहतर रिटर्न देगी? ज्यादातर लोग उनकी पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हैं, लेकिन इसमें ज्यादा समय बेकार करने से बचें। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अच्छे स्टॉक को पिक करते समय उसका पिछला रिकॉर्ड अनदेखा कर दें, बल्कि इसके स्टडी और कांस्टेंट को देखकर उसे चुन लें। दूसरा बड़ा मसला ये भी है कि बेयर मार्केट में फंड को लेकर क्या चल रहा है। ये काफी कॉम्प्लिकेटेड रहता है कि कुछ फंड ज्यादा लॉस करते हैं
लेकिन अच्छे रिबाउंड पाते हैं। कुछ फंड कम लॉस करते हैं और गेन भी कम करते हैं, तो कोई फंड ज्यादा नुकसान और कम गेन प्रोवाइड कराते हैं। ये जो आखिरी वाला ग्रुप है जिसको आपको अवॉइड करना है। एक और इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है लोड वर्सेस अनलोड। लेखक का कहना है कि अगर आप कोई फंड खरीदते हैं जिसमें लोड होता है, यानी कि सेल्फ कमीशन भी अदा करना पड़ रहा है, तो क्या आपने अच्छा फंड खरीदा है? इस बात का आपको काफी ध्यान रखना है कि कुछ अच्छे फंड अपने साथ लोड भी चार्ज करते हैं, जबकि दूसरे सफल फंड ऐसा नहीं करते। अगर आपका किसी फंड को काफी सालों तक रखने का प्लान है, तो आपको इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेखक लिंच की इस बुक समरी में अब बात करते हैं 3 और टाइप्स के फंड्स के बारे में, जो हैं सेक्टर फंड्स, कन्वर्टेबल फंड्स और क्लोज्ड एंड फंड्स। सेक्टर फंड्स का मतलब हुआ जो कि एक कमोडिटी या सेक्टर से संबंधित हो, जैसे ऑयल इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी सेक्टर इत्यादि। कन्वर्टेबल फंड्स हुए जिसमें छोटी कंपनीज के बड़े बॉन्ड्स बाद में स्टॉक में कन्वर्ट किए जाते हैं। क्लोज एंड फंड्स में शेयर्स की संख्या फिक्स रहती है। म्यूचुअल फंड स्ट्रेटेजी को पीटर लिंच ने कुछ ब्रीफ पॉइंट्स में बताया है। ज्यादा से ज्यादा मनी को स्टॉक फंड्स में निवेश करें। अगर आपको इनकम की जरूरत भी है तो लॉन्ग टर्म डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स में करें। अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदना चाहते हैं तो ट्रेजरी बिल्स में डायरेक्ट निवेश करें, ना कि बॉन्ड फंड में जहां मैनेजमेंट फीस देनी पड़ती है। परफॉर्मेंस को एवेल्यूट करते समय वैल्यू फंड से कंपेयर करें, ना कि किसी और प्रकार के फंड से। सबसे अच्छी एडवाइस जो लेखक पीटर लिंच ने दी है कि अपने पैसे को 3 से 4 तरह के स्टॉक फंड्स में निवेश करें, जैसे ग्रोथ, वैल्यू, इमर्जिंग ग्रोथ आदि। इससे ये होगा कि किसी न किसी फंड में अच्छा फायदा मिलेगा। जब आप अपनी पोर्टफोलियो में और पैसा निवेश करते हैं तो ऐसे सेक्टर में करें जो पीछे चल रहा हो। बीती हुई परफॉर्मेंस के आधार पर इन्वेस्ट करने की जगह फ्यूचर में अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले फंड में ही पैसा लगाएं और उस पर ही टिके रहें। बार बार पैसे को दूसरे फंड्स में स्विच करना महंगा पड़ता है। ये कुछ आवश्यक पॉइंट्स हैं जिसका आपको इन्वेस्ट करते समय खास ख्याल रखना है। इस एपिसोड में लेखक लिंच द्वारा बताए गए तमाम फंड्स क्लियर हो गए होंगे। ये सुनकर आप फंड्स डाइवर्सिफाई करना भी सीख रहे होंगे और आपके मन से काफी इनसिक्योरिटी दूर होगी। मैनेजिंग मैजेलिन द अर्ली ईयर। आइए अब हम बात करते हैं मैजेलिन फंड की। इसकी शुरुआत मिस्टर जॉनसन ने की थी और बाद में उनके बेटे नेट जॉनसन ने उसे संभाला था। पीटर लिंच को 1977 को मैजेलिन फंड का मैनेजर बनाया गया था। इस एपिसोड में हम उनके 13 साल के एक्सपीरियंसेस के बारे में चर्चा करेंगे। उनका कहना है कि पिछले अनुभवों पर एक बार फिर से नजर डालने पर कुछ बातें उभर के आईं, जिसे देखकर उन्होंने भी काफी कुछ समझा और यहाँ पर इसीलिए शेयर भी किया ताकि आम इन्वेस्टर्स कुछ सीख सकें। उन्होंने इसको 3 भागों में ऑर्गेनाइज किया है, अर्ली ईयर्स, मिडिल ईयर्स और लास्ट ईयर्स। शुरुआत में उनका ज्यादा ध्यान पिछले मैनेजर द्वारा लिए गए स्टॉक्स हटाकर अपने चुने हुए स्टॉक्स लेने पर रहा। उन्होंने अलग अलग कारणों से डिफरेंट कंपनीज के स्टॉक्स चुने, जैसे कॉन्गिलियम जिसका नया प्रोडक्ट बहुत ही प्रॉमिसिंग था। टैको बेल में भी उन्हें काफी ग्रोथ की संभावना दिखी। टैको बेल उन्हें एक और कारण से भी पसंद आया और वो था उसके ऑफिस की सिंप्लिसिटी। यहाँ पर पीटर अपने रूल नंबर 7 का जिक्र करते हैं। किसी भी कॉर्पोरेट ऑफिस का दिखावा और फिजूल खर्ची का सीधा संबंध उसके मैनेजमेंट के शेयर होल्डर्स के साथ रिवॉर्ड शेयर करने की अनिच्छा से होता है। मतलब जितना दिखावा उतना वे अपने शेयर होल्डर्स को कम मुनाफा देते हैं। उनका कहना है कि डिफरेंट कंपनीज का चुनाव वो किसी एक बेसिस पर नहीं करते। शेयर होल्डर्स को लिखे उनके खत में उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी को समझाते हुए बस इतना बताया कि उन्होंने ऑटोज, एरोस्पेस, रेल रोड्स, पॉल्यूशन, यूटिलिटीज, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक और एनर्जी सेक्टर की होल्डिंग्स को कम किया है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ब्रॉडकास्टिंग, एंटरटेनमेंट, इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस, कंज्यूमर प्रोडक्ट, लॉजिंग एंड लाइजिंग ऐड किया है। यह भी एक तथ्य था कि उनकी स्टॉक पिकिंग पूरी तरह से प्रैक्टिकल अनुभव पर बेस्ड थी और वो हर एक कंपनी के स्टॉक्स में किसी खास स्टोरी
किसी खास स्टोरी की डिटेल पर ध्यान देते थे, जैसे कि कोई कंपनी में इस साल मुनाफे के चांसेस हैं, क्योंकि मैजेलिन एक कैपिटल एप्रिसिएशन फंड था, इसलिए पीटर लिंच पर ज्यादा दबाव नहीं था। उनकी सफलता का राज फ्लेक्सिबिलिटी थी। कई कंपनीज ऐसी थीं जिनकी काफी वैल्यू थी, लेकिन मार्केट में उनकी अभी कीमत कम थी, जिन्हें अंडरवैल्यूड कंपनी कह सकते हैं। किसी भी कंपनी को चुनने का कारण होता था कि उसकी परफॉर्मेंस सुधर गई है, लेकिन अभी मार्केट में उसकी प्राइस नहीं बढ़ी है। उनकी स्ट्रैटेजी कभी भी डिफेंसिव नहीं रही, मतलब कोई स्टॉक खरीद लिया और फिर नए बहाने बनाकर उसको होल्ड रखने के लिए, अगर वो सही नहीं चल रहे हों। उनकी पॉलिसी हमेशा ऑफेंसिव रही, वो हमेशा उससे भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज की तलाश में रहते। 1979 में जब उन्हें फिर से शेयर होल्डर्स को अपनी स्ट्रैटेजी बतानी थी, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने लॉजिंग, रेस्टोरेंट्स और रिटेल में होल्डिंग बढ़ाई है। ये इसलिए कि उनके पास कोई फिक्स स्ट्रैटेजी नहीं थी, वो फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलेपन में विश्वास रखते थे। हालांकि कुछ जगहों पर उन्हें लगा कि कुछ स्टॉक्स बेचने में उन्होंने जल्दबाजी कर दी थी। अपनी इस भूल को उन्होंने नाम दिया पुलिंग आउट द फ्लावर्स एंड वाटरिंग द वीड्स। मैजेलिन में एक और तरीका अपनाया जाने लगा, और वो था अलग अलग कंपनीज के लोगों से मिलकर उनके बारे में सही जानकारी हासिल करना। पीटर लिंच बताते हैं कि जब उनके कार्यकाल के पहले 4 सालों में मैजेलिन नए कस्टमर्स नहीं एक्सेप्ट कर रही थी, वो एक ऐसा दौर था जब उन्होंने बहुत कुछ सीखा कि एक बड़ा फंड कैसे चलाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट लेसन जो उन्होंने सीखा वो था कि खुद रिसर्च करना। उनकी कोशिश रहती थी कि महीने में एक बार वो हर मेजर इंडस्ट्री ग्रुप के प्रतिनिधि से जरूर मिलते थे। उनके अनुसार ये एक बहुत ही प्रभावी अर्ली वार्निंग सिस्टम था। इसमें भी उन्होंने अपना एक अलग तरीका इन्वेंट किया था इंफॉर्मेशन ढूंढने का। वो हमेशा इन रिप्रेजेंटेटिव से पूछते थे कि अपने कॉम्पिटिटर्स में वो सबसे ज्यादा सम्मान किसका करते हैं। अक्सर इसके आधार पर वो उनके राइवल्स में इन्वेस्ट करते थे। ये कई मेथड्स थे जो उन्होंने यूज किए और इन्वेस्टमेंट के बारे में डायरेक्ट एक्सपीरियंस से सीखा। 1981 में मैजेलिन को स्लेम फंड में मर्ज कर दिया गया। स्लेम फिडेलिटी का ही एक स्मॉल ऑपरेशन था। इसे डॉ का थ्योरी फंड भी कहा जाता था, जिसके लॉस ने भी एक और टैक्स लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने का मौका दिया। इस पॉइंट पर स्लेम फंड के मर्जर के बाद मैजेलिन ने पब्लिक सेल की ऑफर दी। नेट जॉनसन ने डिसाइड किया कि ब्रोकर्स के बजाय अपनी हाउस सेल फोर्स के जरिए मार्केटिंग कराई जाए। पहली ऑफर सेल 2% चार्ज या लोड के साथ रखी। इस स्कीम ने अच्छा काम किया तो लोड बढ़कर 3% करके रश को धीमा कर दिया, और फिर भीड़ में तेजी लाने के लिए 3% लोड में 1% को ऐड कर दिया। एग्जिस्टिंग एसेट्स, स्लिम मर्जर और नए ऑफर की वजह से मैजेलिन फंड ने 1981 में पहली बार 100 मिलियन पार कर गया। लेकिन जैसे ही लोगों ने निवेश करना शुरू किया, स्टॉक में क्या हुआ? स्टॉक मार्केट में एकदम से गिरावट आ गई। इसके बावजूद साल के अंत तक मैजेलिन को 16.5% गेन मिला। ये उनकी बढ़िया स्टॉक पिकिंग के कारण मुमकिन हुआ। उन्होंने सेकेंडरी स्टॉक्स में ज्यादा इन्वेस्ट किया था, जैसे कि छोटी कंपनीज के साथ रिटेलर्स, बैंक्स इत्यादि। 1970 के आखिर में फंड मैनेजर्स और दूसरे एक्सपर्ट्स का कहना था कि सेकेंडरी स्टॉक्स के दिन लद गए हैं। बड़ी कंपनी ब्लू चिप में निवेश करने का समय आ गया है। लेकिन पीटर लिंच का कहना है कि वो इस बात से खुश थे कि उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बड़ी ब्लू चिप कंपनी ने कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दी और वो सेकेंडरी स्टॉक से दुगना महंगा पड़ते, जबकि छोटी कंपनी अक्सर ज्यादा लुक्रेटिव भी होती है। द मिडिल ईयर। इस चैप्टर में लेखक लिंच के ऑफिस में काम करने के साथ स्टॉक को कैसे मैनेज करना है उसके बारे में चर्चा करेंगे। वो सुबह 6 बजे घर से निकलते थे। जब वो 6:45 पर ऑफिस पहुंचते थे तो वहां पहले से ही चहल पहल होती थी। उनकी डेस्क पर तमाम पेपर्स के बीच में S&P गाइड के साथ वहां एक एंटीक रोलोडेक्स, एक पीले कलर का लीगल पैड, 2.5 पेंसिल और एक शार्प कॉम्पैक्ट कैलकुलेटर होता था, जिसको वो 15 सालों से इस्तेमाल कर रहे थे। डेस्क के पीछे एक सेपरेट स्टैंड पर क्वार्ट्रॉन होता था। क्वार्ट्रॉन के पहले वर्जन में स्टॉक सिंबल को टाइप करके एंटर का बटन दबाने पर स्क्रीन पर करंट प्राइस दिखता था, नहीं तो स्क्रीन ब्लैंक रहती थी। अब पूरी पोर्टफोलियो के स्टॉक्स के प्राइस अपने आप अपडेट होते रहते हैं।
लिंच का कहना है कि वो अपनी स्क्रीन को ब्लैंक ही रखते थे क्योंकि हर समय उतार चढ़ाव देखते रहना बहुत ज्यादा एक्साइटिंग हो जाता था। मार्केट ओपन होने और फोन आने से पहले ही वो पिछले दिन की बाय और सेल समरी को रिव्यू करते थे, इन हाउस समरी को देखते थे और द वॉल स्ट्रीट जर्नल को भी स्टडी करते थे। 8 बजे तक उनकी नई बाय और सेल लिस्ट तैयार होती थी। ट्रेडिंग में उनको मजा आता था, हालांकि उनका मेन काम कंपनीज को पिक करना होता था। ट्रेडिंग लिस्ट भेजने के बाद कंपनियों के बारे में जानकारी हासिल करने में लग जाते थे। उनको लगता था कि उनका काम करने का मेथड एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर जैसा था। पब्लिक डॉक्यूमेंट्स पढ़ना, एनालिस्ट्स और इन्वेस्टर रिलेशन से बात करना और डायरेक्टली प्राइमरी सोर्स यानी कंपनी तक जाते थे। हर कॉन्टैक्ट से बात करने के बाद वो लूज लीफ बाइंडर में कंपनी के नाम के साथ उनका स्टॉक प्राइस और उस बातचीत की समरी नोट कर लेते थे। उनका कहना है कि हर स्टॉक पिकर को ऐसी नोटबुक में स्टोरी रखना काफी फायदेमंद है। इसके बिना आप भूल भी सकते हैं कि आखिर आपने ये स्टॉक क्यों खरीदा। वो ऑफिस से बाहर केवल रेफ्रिजरेटर से कोक लेने या फिर बाथरूम यूज करने के लिए ही निकलते थे। उनकी कोशिश होती थी कि वो लॉबी में ना जाएं, क्योंकि वहां पर बैठे लोगों से फालतू बातें करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते थे। माय नॉट सो साइलेंट पार्टनर्स। 1981 में मैजेलिन वन मैन शो नहीं था। उनके पास हमेशा एक या एक से ज्यादा टैलेंटेड असिस्टेंट रहते थे जो उन्हीं की तरह कंपनी से बात या एनालिसिस करते थे। उनके पहले असिस्टेंट रिच फैंटन थे जो बाद में फैंटन फिडेलिटी ग्रोथ और फिडेलिटी पैरिटन फंड्स को देखते थे। फैंटन की तरह और भी असिस्टेंट थे जिन्होंने उनकी गलतियों से इतना सीखा कि वो भी सफलतापूर्वक फंड चलाने लगे। ये सब अपनी अपनी फील्ड का काम देखते रहते थे, जिससे उन्हें बाकी काम देखने का वक्त मिल जाता था। इन लोगों ने अपना काम बहुत जिम्मेदारी से करके ये साबित कर दिया था कि यदि आप अपने स्टाफ को पूरी जिम्मेदारी दें तो वो आमतौर पर आपको निराश नहीं करेंगे। फिडेलिटी में सभी फंड मैनेजर अपनी रिसर्च के लिए जिम्मेदार थे। इस सिस्टम से फंड मैनेजर अपनी गलती को दूसरे पर नहीं डाल सकते थे। फिडेलिटी में ऐसा कभी नहीं हुआ, चाहे इसे अच्छा माने या खराब। फंड मैनेजर स्वतंत्र रिसर्च करते और अकाउंटेबल होते थे। एनालिस्ट अपनी अलग से रिसर्च करते थे और ये फंड मैनेजर पर डिपेंड करता था कि वो उसकी एडवाइस को एक्सेप्ट करें या छोड़ दें। हर नए फिडेलिटी फंड को एक नए फंड मैनेजर की जरूरत होती थी। जैसे जैसे फंड इंक्रीज होते थे वो लोग दूसरे के लिए फैक्ट को इकट्ठा करते थे और फिडेलिटी की इन हाउस रिसर्च की क्वालिटी भी बढ़ती जाती थी, क्योंकि मैगलन कैपिटल एप्रिसिएशन फंड था, जिसकी वजह से लिंच को पूरी आजादी थी अपनी पसंद के स्टॉक्स को खरीदने की, जो शायद स्मॉल स्टॉक पर्सन, ग्रोथ पर्सन और वैल्यू पर्सन या ओवर द काउंटर पर्सन द्वारा रिकमेंडेड थे। इनको नए फंड शुरू करना बहुत पसंद था, जैसे कि ओटीसी पोर्टफोलियो, ओवरसीज फंड, रिटायरमेंट ग्रोथ फंड। इनमें से ज्यादातर काफी पॉपुलर रहे और जो नहीं भी रहे उनकी रिसर्च करने के लिए जो स्टाफ रखा जाता था वो नई एरियाज की इंफॉर्मेशन ढूंढ के लाते थे। उनके टेन्योर की शुरुआत में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज मेथड को सुधारा गया था। कहीं भी चलते चलते मुलाकात में बातचीत के बजाय मीटिंग फिक्स की जाने लगी, जिसमें सभी एनालिस्ट और फंड मैनेजर्स अपने प्रेजेंटेशंस देते थे। लिंच ने एक खास तरीका निकाला था जिसमें वहां सबको मात्र 3 मिनट का समय मिलता था अपनी बात रखने के लिए, लेकिन वो चुपके से बोलने का समय घटा देते थे। उनका मानना था कि अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 90 सेकंड्स बहुत हैं अपनी स्टोरी को सिंपल भाषा में समझाने के लिए। इन मीटिंग्स की एक और खासियत थी कि इसमें क्रिटिसिज्म की इजाजत नहीं थी। आप दूसरों को सुनिए, पसंद आए तो उसका आइडिया इस्तेमाल कीजिए, वरना छोड़ दीजिए। बाद में इस वीकली सेशन को डेली रिसर्च नोट्स में बदल दिया गया, क्योंकि एक ही रूम में इतने सारे एनालिस्ट और फंड मैनेजर को फिट करना मुश्किल होता था। ऐसा नहीं था कि वो केवल अपने इन हाउस स्टाफ पर डिपेंड करते थे। उनकी कोशिश होती थी कि फिडेलिटी के बाहर काम करने वाले एनालिस्ट और फंड मैनेजर्स के भी संपर्क में रहें। हफ्ते में एक बार वो कॉम्पीटिंग फंड मैनेजर से भी बात करते थे। कभी कभी अगर वो रास्ते में मिल जाते थे तो सामान्य स्मॉल स्टॉक की जगह उन लोगों का पहला सवाल स्टॉक्स या किसी कंपनी के बारे में ही होता था। यही तरीका है स्टॉक पिकर्स का आपस में बातचीत करने का। एक दूसरे के फंड कॉम्पिटिटर होने के बावजूद वो लोग अपने फेवरेट स्टॉक्स को एक दूसरे को बताने में नहीं हिचकते थे,
लेकिन हाँ, बताते तभी थे जब वो उन शेयर्स को खुद खरीद चुके होते थे, ताकि खुद का नुकसान ना हो। लेकिन हाँ, बाहर से मिली इंफॉर्मेशन सोच समझ कर ही अपनाते थे। इट पेज टू बी पेशेंट। सब्र का फल मीठा होता है। 1981 में जब मैगजीन पब्लिक में ओपन हुआ, तब तक लिंच थोड़े पेशेंट इन्वेस्टर बन चुके थे। शेयर होल्डर रिडेम्पशन कम हो गए थे, जिसका मतलब था कि कैश के लिए उन्हें स्टॉक्स नहीं बेचने पड़ रहे थे। फंड का सालाना टर्नओवर रेट 300% से गिरकर करीब 110% तक रह गया था। मैगजीन अभी भी 100 मिलियन का छोटा फंड था, जो सारे जनरल इक्विटी फंड में नीचे से 5th स्थान पर था। उन्होंने पूरे पैसे को 200 अलग अलग तरह के स्टॉक्स की कंपनियों में लगा दिया। उनको सबसे ज्यादा लॉन्ग रेंज पोटेंशियल के रेस्टोरेंट चेन्स और रिटेलर्स पसंद थे, क्योंकि इनसे अच्छा रिटर्न मिलता था। उनके अनुसार रूल 72 ये अंदाजा लगाने में काफी फायदेमंद रहता था कि पैसा कितनी जल्दी ग्रो करेगा। तो ये रूल 72 क्या है? किसी भी इन्वेस्टमेंट के एनुअल रिटर्न को, जो कि परसेंटेज में हो, उसे 72 से डिवाइड करने पर जो रिजल्ट आएगा वो बताता है कि आपका पैसा कितने सालों में दोगुना हो जाएगा। जैसे 25% रिटर्न के साथ आपका इन्वेस्टमेंट 3 साल से कम में डबल हो जाएगा। धीरे धीरे उन्हें ये समझ में आने लगा था कि उनके जो फेवरेट स्टॉक्स थे उनमें क्या कॉमन था। ये ऐसी कंपनीज थी जिनकी बैलेंस शीट मजबूत थी और उनके आगे बढ़ने की संभावना अधिक थी, लेकिन ज्यादातर पोर्टफोलियो मैनेजर्स उनको खरीदने से कतराते थे। तो ऐसा क्या था कि पीटर लिंच स्वयं इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से नहीं कतराते थे? मैगजीन जैसे ओपन फंड में हर समय कोई सीनियर उन पर नजर नहीं रखे हुए था और उनको पूरी आजादी थी अपनी जजमेंट से स्टॉक्स पिक करने की। 1982 का पहला आधा साल स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ही खराब रहा। प्राइम रेट डबल डिजिट पर पहुंच गया था। इसके साथ ही इन्फ्लेशन और बेरोजगारी भी बढ़ गई थी। इंटरेस्ट रेट्स इतने बढ़ गए थे कि स्टॉक से ज्यादा मुनाफा लॉन्ग टर्म ट्रेजरी बॉन्ड्स में हो रहा था। इससे हम आते हैं पीटर के रूल नंबर 8 पर। जब गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म बॉन्ड पर यील्ड S&P 500 के डिविडेंड यील्ड से 6% ज्यादा बढ़ जाएं, तो अपने स्टॉक्स को बेचकर बॉन्ड्स खरीद लेना चाहिए। लिंच का कहना है कि जब मार्केट खराब स्थिति में हो तो कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि हालात कब बदलेंगे। ऐसे में इन्वेस्टर्स अपने अच्छे इन्वेस्टमेंट्स को क्यों बेचने लगते हैं, ये उनकी समझ के बाहर है। अगर टोटल डिजास्टर होता भी है तो चाहे बैंक में रखा कैश हो या स्टॉक सर्टिफिकेट हो, दोनों की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। टोटल डिजास्टर की संभावना बहुत कम होती है और ऐसे में इन्वेस्टमेंट को सस्ते पर निकाल देना बेवकूफी ही होती है। लिंच को एक टीवी शो वॉल स्ट्रीट वीक पर जाने का मौका मिला। बाकी पैनलिस्ट ने कुछ वीकेंड थिंकिंग या वरिंग कह लीजिए पर फोकस किया। जब उनकी बारी आई तो एंकर ने उनसे एक स्टैंडर्ड सा सवाल किया कि उनकी सक्सेस की सीक्रेट क्या है। तो उन्होंने बताया कि हर साल कम से कम 200 कंपनीज विजिट करते हैं और 700 एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ते हैं। इसके साथ ही उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि I subscribe to Edison's theory that investing is 99% perspiration। कहने का मतलब था कि इन्वेस्टिंग में आप तभी सफल हो सकते हैं अगर आप मेहनत से कतराते नहीं हैं। जब एंकर ने उनसे काम करने का तरीका पूछा तो उनका मन किया कि वो कह दें कि वो खरीदते हैं जो उन्हें पसंद होता है, लेकिन ये तो कह नहीं सकते थे। तो उन्होंने बताया कि वो मैगजीन फंड को 2 हिस्सों में बांटते हैं, स्मॉल ग्रोथ और सिक्लिकल स्टॉक्स और कंजर्वेटिव स्टॉक्स। जब मार्केट गिरता है तो वो कंजर्वेटिव स्टॉक्स बेच देते हैं और दूसरों में ऐड करते हैं, और जब मार्केट संभलता है तो जिन ग्रोथ और सिक्लिकल स्टॉक्स ने अच्छा दिया होता है उन्हें बेचकर कंजर्वेटिव स्टॉक्स ले लेते हैं। उनके इस टीवी शो का रिजल्ट ये हुआ कि मैगजीन को एक अच्छी पब्लिसिटी मिल गई। इसी तरह मैगजीन की लोकप्रियता 1983 तक बढ़ती रही। फरवरी में 76 मिलियन तक इन्वेस्ट हुआ और मार्च तक ये इन्वेस्टमेंट 100 मिलियन तक पहुंच गया। इसका एक कारण ये भी था कि मार्केट एक अच्छे दौर से गुजर रहा था, लेकिन लिंच परेशान थे। जब मार्केट लो पर चल रही होती है तो स्टॉक्स बार्गेन पर मिलते हैं। एक सच्चे स्टॉक पिकर के लिए ये जन्नत होती है। अगर मार्केट में करेक्शन होता है तो ये एक अपॉर्चुनिटी होती है सस्ते में और शेयर्स खरीदने के लिए। अप्रैल तक मैगजीन 1 बिलियन तक पहुंच गया, जो एक नया माइलस्टोन था। लेकिन उसके तुरंत बाद ये अफवाह उठने लगी कि मैगजीन इतना बड़ा हो गया है कि इसे अब संभालना मुश्किल है। अगले एपिसोड में सुनते हैं कि इसके आगे क्या हुआ।
द लास्ट ईयर। लिंच ने अपना एक तरीका बना लिया था कि जितना ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री के बारे में जान सकें उतना ही बेहतर है। सबसे वैल्यूएबल सबक उन्होंने सीखा था कि ज्यादातर रिसर्च खुद से करें और तकरीबन इंडस्ट्री के हर सेक्टर की जनरल अपडेट को जानना अपनी आदत में शामिल कर लें। इससे आप आगे आने वाले ट्रबल को पहले ही भांप लेते हैं। छोटे और बड़े फंड मैनेजर 9 to 5 काम करते थे और लार्ज फंड के लिए आपको 60 से 80 घंटे एक सप्ताह में देने पड़ते हैं। 1983 के मध्य मैजेलिन पोर्टफोलियो में 450 फंड्स हुआ करते थे और साल के आखिरी तक ये डबल होकर 900 हो गए। इसका मतलब लिंच को 900 अलग अलग स्टोरीज बताने के लिए खुद को तैयार करना होता था और वो भी 90 सेकंड या उससे भी कम समय में। अब आइए बात करते हैं पीटर के रूल नंबर 9 की। नॉट ऑल कॉमन स्टॉक्स आर इक्वली कॉमन। एक बात समझनी जरूरी है कि फंड का साइज और स्टॉक्स के नंबर से ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि वो फंड सक्सेसफुल होगा कि नहीं। ये सोच मार्केट में थी कि बड़े फंड अच्छा परफॉर्म नहीं करते, उसके कारण कई इन्वेस्टर्स ने मैजेलिन को छोड़ दिया था। ये बहुत ही दुर्भाग्यशाली था क्योंकि 1983 में मैजेलिन के 900 स्टॉक्स में से 700 ऐसे थे जिनकी वैल्यू टोटल एसेट्स के 10% से भी कम थी। इस छोटी पोजीशन के दो कारण थे। पहला कि वो कंपनी इतनी छोटी थी कि उसके स्टॉक्स की वैल्यू ज्यादा नहीं हो सकती थी। दूसरा, ये कुछ कंपनीज ऐसी थी जिनमें अभी ज्यादा इन्वेस्ट करना ठीक नहीं था। इनको वो ट्यून इन लेटर कैटेगरी कहते थे। ये उनकी स्टोरी या प्रोग्रेस को फॉलो करने का एक आसान तरीका था कि आप कुछ शेयर खरीदें और उसके अपडेट्स ऑटोमेटिकली मेलिंग लिस्ट में आ जाते हैं। पीटर लिंच का एडवेंचर्स अब्रॉड। जॉन टेम्पल्टन के अलावा लिंच पहले डोमेस्टिक फंड मैनेजर थे जिन्होंने फॉरेन स्टॉक्स में भारी निवेश किया था। उन्होंने 1984 में ग्लोबल बाइंग पर ज्यादा जोर देना शुरू कर दिया। इससे पहले फॉरेन कंपनीज के अपडेट्स पाने का कोई सिस्टम नहीं था, इसलिए ट्रेडर्स को रोज रात को दुनिया भर के टॉप एक्सचेंजेस में कॉल करके सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती थी। 1986 तक उनका एक इन हाउस फॉरेन डिपार्टमेंट बन गया था। कैश ज्यादा होने के कारण उन्हें बड़ी कंपनियों की तलाश थी जिसमें पैसा लगाया जा सके। ऐसी कंपनियां यूरोप में ज्यादा थीं जिन्हें कोई फॉलो नहीं करता था। सबसे बड़ी मुश्किल बात यह थी कि वहां पर वो स्टैंडर्ड ऑफ रिपोर्टिंग और अकाउंटिंग नहीं था जो यूएस में था, इसलिए उन्हें समझना इतना आसान नहीं था। सितंबर 1985 में लिंच यूरोप में रिसर्च ट्रिप पर निकले, जहां 3 हफ्तों में उन्होंने 23 कंपनीज को स्टडी किया। यहां पर उनके कुछ एक्सप्लोरेशन के बारे में बात करेंगे। बॉस्टन में 3 कंपनीज देखने के बाद वो स्वीडन निकल गए। उन्होंने कई अलग अलग कंपनीज देखी, जिसमें से एक थी एजीए जो हवा से प्रॉफिट कमाती थी। देखा जाए तो इस प्रोडक्ट में कुछ खास नहीं था, लेकिन उन्हें वहां जाकर पता चला कि एयर से जो ऑक्सीजन ली जाती है उसकी स्टील इंडस्ट्री में काफी डिमांड है और नाइट्रोजन की डिमांड फास्ट फूड इंडस्ट्री में होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये मशीनरी और टेक्निक बहुत कम लोगों के पास थी। एक और इंटरेस्टिंग बात जो उन्होंने स्वीडन में देखी कि वहां पर इंश्योरेंस सेक्टर में लोग इन्वेस्ट नहीं करते थे। ये उन्हें अजीब लगा और उन्होंने स्कैंडिया जो एक इंश्योरेंस कंपनी थी को गौर से स्टडी किया और पाया कि उसमें प्रॉफिट के बहुत अच्छे चांसेस हैं। लिंच की हमेशा से जर्मन ऑटोबैन चलाने की इच्छा थी और उन्होंने इसके लिए ये कार रेंट पर ली। अपनी पूरी जिंदगी में उन्होंने इतनी स्पीड पर गाड़ी कभी नहीं चलाई होगी, लेकिन उन्होंने एक गलती कर दी। किसी को ओवरटेक करते समय उन्होंने एक नजर अपने रियर व्यू मिरर पर डाली तो देखा कि उनके ठीक पीछे उतनी ही स्पीड से एक और मर्सिडीज चल रही थी। उनको लगा कि अगर उन्होंने 1 सेकंड के लिए भी एक्सीलेटर से पैर हटा दिया तो शायद उस गाड़ी का ड्राइवर उनकी गोद में होगा। उनको इस इंसिडेंट से संभलने में पूरा 1 दिन लग गया। तो पीटर लिंच के अनुसार उनका रूल नंबर 10 था, ऑटोबैन चलाते समय कभी भी पीछे ना देखें। ऐसे ही तमाम इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स के बीच उन्होंने यूरोपियन मार्केट एक्सप्लोर किया और कुछ स्टॉक्स खरीदे। अब मैजेलिन के 10% एसेट्स फॉरेन इक्विटीज में लगे थे, जिससे उन्हें काफी अच्छे रिटर्न्स मिले। 5 बिलियन पार। 1984 में मैजेलिन ने 2% गेन किया, जबकि S&P 500 ने 6.27 गवाया। 1985 में ऑटो स्टॉक्स और फॉरेन स्टॉक्स से और गेन मिला।
1983 में लगातार गेन से मैजेलिन 5 बिलियन एसेट्स पार कर चुका था। इतना पैसा इस्तेमाल करने के लिए लिंच हमेशा नए या बेहतर इन्वेस्टमेंट्स की तलाश में रहते थे। ये सब करते हुए उन्होंने अपना रूल नंबर 11 बनाया, द बेस्ट स्टॉक टू बाय मे बी द वन यू ऑलरेडी ओन। बढ़ते एसेट्स के साथ और इन्वेस्टमेंट्स की तलाश में उन्होंने पाया कि जो खरीदने लायक स्टॉक्स थे वो तो पहले ही उनके पास थे। अब काम का बोझ इतना बढ़ चुका था कि एक दिन उन्हें एहसास हुआ कि ट्रेडिंग डेस्क को काम बताने में वो 2 घंटे बिता चुके थे और अभी भी वो अपनी लिस्ट में ए से लेकर एल तक ही पहुंचे थे। आइए आगे सुनते हैं कि कैसे और क्यों उन्होंने अपना काम करने का तरीका बदला। अ टैक्टिकल शिफ्ट। मैजेलिन अपनी बुलंदियों पर था जब 5 सालों में उन्होंने अपने टैक्टिक्स बदलने का इरादा बनाया। उनको लगने लगा था कि ऑटो सेक्टर अब सैचुरेटेड हो चुका था और उन्होंने उसकी जगह पर फाइनेंशियल कंपनीज पर ध्यान देना शुरू किया, खासकर फैनी माई और एस&एल्स पर। 1987 में मैजेलिन 10 बिलियन फंड बन गया और लोगों ने फिर से कहना शुरू कर दिया कि मार्केट को बीट करने के लिए ये कुछ ज्यादा ही बड़ा फंड बन गया था। कई लार्ज फंड्स ने साइज पर पहुंचकर शेयर होल्डर्स के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए थे। मैजेलिन हमेशा खुला रहा। 1987 तक लिंच भी अपने काम से पूरे सेटिस्फाइड हो चुके थे और अब इस लगातार मेहनत से थक भी चुके थे। शायद वो उस समय क्विट कर देते, लेकिन तभी मार्केट में ग्रेट करेक्शन का समय आ गया। इसका उन्हें कतई अंदाजा नहीं था और यहीं पर पीटर अपना रूल नंबर 12 बताते हैं, अ श्योर क्योर फॉर टेकिंग अ स्टॉक फॉर ग्रांटेड इज अ बिग ड्रॉप इन द प्राइस। ग्रेट करेक्शन का ये फायदा जरूर हुआ कि मैजेलिन के साइज से जो घबराने लगे थे वो 11 बिलियन फंड से घटकर 7.2 रह गया था। लेकिन मैजेलिन की एक खासियत थी, जब भी स्टॉक मार्केट में गिरावट आती थी तो मैजेलिन की स्थिति उससे भी बुरी होती है। लेकिन मैजेलिन की एक खासियत थी कि जब भी स्टॉक मार्केट में गिरावट आती है तो मैजेलिन की स्थिति उससे भी बुरी होती है। लेकिन जब मार्केट रीगेन करता है तो मैजेलिन का परफॉर्मेंस बाकी सबसे बेहतर होता है। मार्केट करेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ खत्म हो गया। हाँ, जिन्होंने मार्जिन पर खरीदा था उनके लिए सब कुछ जरूर खत्म हो जाता है। मार्जिन पर मतलब ब्रोकरेज हाउस में पैसा लोन लेकर शेयर्स खरीदना। किसी भी फंड के सक्सेस के लिए उसके शेयर होल्डर्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर वो घबरा कर रिडेम्पशन ना मांगे तो फंड मैनेजर को कम दाम पर स्टॉक्स ना बेचना पड़े। इस एपिसोड का सार यही है कि मार्केट में करेक्शन होते ही रहते हैं, लेकिन अगर समझदारी से काम लिया जाए तो कोई वजह नहीं कि आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। आर्ट, साइंस एंड लेगवर्क। इस बुक समरी में हम आगे बात करेंगे लेखक लिंच फोन कॉल्स के रिकॉर्ड, स्पेकुलेशन और कैलकुलेशंस की, जिसके बलबूते उन्होंने 1992 बैरोन्स में 21 स्टॉक्स रिकमेंड किए थे। स्टॉक पिकिंग कोई साधारण फॉर्मूला या रेसिपी नहीं है जिसे फॉलो करके सक्सेस पाई जा सकती है। स्टॉक पिकिंग एक आर्ट और साइंस दोनों ही है। अगर आप मेजरमेंट और बैलेंस शीट पर ध्यान ही नहीं देंगे तो जरूरी नहीं कि आप सफल हों। अगर ऐसा होता तो आज कई मैथमेटिशियन और अकाउंटेंट संसार के सबसे अमीर व्यक्ति होते। दूसरी ओर अगर आप आर्ट पर ध्यान देंगे, मतलब इंट्यूशन पर, तो भी लॉस के चांसेस ज्यादा हैं। स्टॉक पिकिंग के लिए आर्ट, साइंस और मेहनत तीनों की जरूरत पड़ती है। सही कंपनी ढूंढना जैसे चट्टानों के नीचे खोदने की तरह है। 10 रॉक्स में ढूंढने के बाद एक जगह कुछ मिलता है, वैसे ही 20 में से 2 मिलता है। फुल टाइम से जब वो पार्ट टाइम में काम करने लगे तो 1991 से 1992 में केवल 21 कंपनियां थीं जिनको उन्होंने पिक किया। उनका कहना है कि छोटे निवेशक रूल ऑफ 5 फॉलो करते हैं, जिसकी पोर्टफोलियो में 5 इश्यूज रहते हैं और उनके भरोसे अपना पैसा ट्रिपल कर सकते हैं। द ओवरप्राइज्ड मार्केट। जनवरी 1992 में राउंड टेबल के समय मार्केट नई ऊंचाइयों पर था और सब बहुत खुश थे, लेकिन लिंच दुखी थे, जैसा कि वो हमेशा ओवरप्राइज्ड मार्केट में रहते थे। रिसेशन या मंदी तो कभी ना कभी खत्म हो ही जाएगी और ऐसे समय में अच्छे बार्गेन भी मिल जाते हैं, लेकिन ओवरप्राइज्ड मार्केट में आपको ये ना के बराबर मिलते हैं। अगर आपको ये जानना है कि लार्ज ग्रोथ स्टॉक ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड, तो ब्रोकर्स के ऑफिस की लाइब्रेरी में रखी चार्ट बुक के द्वारा जाना जा सकता है। शेयर्स उस समय खरीदने चाहिए जब स्टॉक प्राइस अर्निंग्स लाइन से नीचे हो,
ना कि तब जब ये अर्निंग्स लाइन से ऊपर हो। बहुत ज्यादा कंपनीज के स्टॉक्स खरीदने से बेहतर है कि आप कुछ मैनेजेबल नंबर्स पर ध्यान दें। जब एक बार आप स्टॉक खरीदते हैं तो उसके बारे में अच्छे से पता करते हैं। जब मार्केट गिरेगा तो इन स्टॉक्स में भी भारी गिरावट आएगी, लेकिन तब ये बार्गेन प्राइस पर मिलेंगे और आप इस मौके का फायदा उठाकर अपने इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा सकते हैं। एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है ढेर सारी कंपनीज खरीदने, बेचने और भूल जाने की। ये स्ट्रैटेजी सफल नहीं होती। हालांकि कई निवेशक ऐसा करते रहते हैं। वे अपने पुराने स्टॉक की पेनफुल मेमोरी को भुलाने की कोशिश करते हैं। अगर वो सेलिंग में देर न करते तो उनका पैसा न डूबता, या कभी वो जल्दबाजी में सेलिंग कर देते जिससे उनका पैसा डूब जाता। अपने स्टॉक्स के प्राइस थोड़ा बढ़ने पर बेच देने पर आपको तब बहुत अफसोस होता है जब बेचने के बाद उसके दाम और चढ़ जाते हैं। मैजेलिन चलाने के बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि कई दफा वही स्टॉक्स में इन्वॉल्व होना जो आपने कभी पहले खरीदे थे, वरना आपके पास फिर खरीदने के लिए कुछ नहीं बचता। इसके साथ ही ये भी जानना जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट एक बार का इवेंट नहीं होता, बल्कि एक लंबी कहानी होती है जिसका समय समय पर रीचेक करने की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि समय के साथ कहानी में नए ट्विस्ट आ जाते हैं। जब तक कंपनी पूरी तरह से मिट नहीं जाए, स्टोरी खत्म नहीं होती। हो सकता है जो स्टॉक आपने 10 साल पहले या 2 साल पहले लिया हो, शायद फिर से खरीदने के काबिल हो जाए। 1991 के 21 सिलेक्शन को रिव्यू करते हुए उन्होंने देखा कि तब से दाम बढ़ चुके थे। अपनी डायरीज को देखने पर उन्होंने कई महत्वपूर्ण बदलाव नोटिस किए। प्राइजेस बढ़ चुके थे और अब वो स्टॉक्स बार्गेन नहीं रह गए थे। लेखक का कहना है कि सिर्फ इसलिए कि स्टॉक पहले से सस्ता है तो इसे खरीद लो या महंगा है तो इसे बेच दो, ये ठीक स्ट्रेटेजी नहीं है। ये थी कुछ मोटी बातें जो लिंच ने अपनी किताब बीटिंग द स्ट्रीट में डिस्कस की हैं। अगले एपिसोड में हम सुनेंगे उनके तजुर्बों की आगे की कहानी। शॉपिंग फॉर स्टॉक्स, द रिटेल सेक्टर। पिछले साल के सिलेक्शन को एग्जामिन करने के बाद उनमें से 5 फिर से रिकमेंड करने लायक ढूंढकर हमेशा की तरह लिंच ने नए सिलेक्शन खोजना शुरू कर दिया था। वो सीधा अपनी पसंदीदा सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट आइडिया द बर्लिंगटन मॉल की ओर बढ़ गए। ये बहुत बड़ा मॉल वैरायटी से भरपूर था। वहां अच्छे स्टॉक्स को स्टडी करने का बहुत अच्छा माहौल था। किसी भी पब्लिक कंपनी की गिरावट, उछाल अथवा अंत या फिर से संभलना आराम से समझा जा सकता है। यहाँ दोनों नौसिखिए और प्रोफेशनल स्टॉक शॉपर्स रिसर्च कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के तौर पर मॉल में घूमना किसी स्टॉक ब्रोकर की एडवाइस से ज्यादा बेहतर है। बर्लिंगटन मॉल में 160 अलग एंटरप्राइज थी जो 2 फ्लोर्स के कमर्शियल स्पेस में फैली थीं। यहाँ पर लोग आसानी से ब्राउज कर सकते थे, लेकिन इसे ब्राउजिंग कहना गलत होगा। ये एक ऐसी जगह थी जहां लाइन से आपको पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट्स नजर आते हैं जिनकी आप मौके पर एनालिसिस कर सकते हैं। इतनी जानकारी तो आपको महीने भर की इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में भी नहीं मिल सकती। लिंच का तो सोचना है कि उस मॉल में ब्रोकरेज ऑफिस भी होना चाहिए। यहाँ पर आप हर स्टोर पर कितने लोग आते जाते हैं उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना सही होगा। इसे परफेक्ट टेक्निक तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन किसी के कहने पर यूं ही स्टॉक्स खरीद लेने से तो बेहतर ही है। इससे हम आते हैं पीटर के रूल नंबर 14 पर। अगर आपको स्टोर पसंद है तो आपको उसका स्टॉक भी पसंद आएगा। मॉल के कर्मचारियों को मॉल के अंदर रोजाना क्या चल रहा है ये सब पता होता है और मॉल के मैनेजर के पास तो मंथली सेल्स के बारे में पूरी जानकारी होती है। तो रिटेल सेक्टर निवेश करने के लिए बहुत अच्छा रहता है। उनका सोर्स ऑफ इनकम या उन पर स्टडी करना आसान होता है और कुछ नहीं तो आप शॉपर्स कौन से स्टोर्स पर जाते हैं इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी कंपनी सक्सेसफुल होगी। लिंच बताते हैं कि उनकी बेटियां शॉपिंग की बहुत शौकीन हैं और पहले वो ये नहीं समझ पाए कि उनकी पसंद उनके जैसे लाखों बच्चों की होगी। क्रिसमस पर वो खास अपने बच्चों को मॉल लेकर गए ताकि वो ये जान सके कि उन लोगों की फेवरेट स्टोर कौन सी है। वो लोग बॉडी शॉप नाम के एक स्टोर पर गए जहां लोशन और बाथ ऑयल वगैरह बिकते थे। तभी उनको याद आया कि एक एनालिस्ट ने कंपनी को रिकमेंड किया था। जब उन्होंने अपनी होल्डिंग्स की लिस्ट चेक की तो उन्होंने देखा कि उनके पास बॉडी शॉप के कुछ स्टॉक्स थे
जो उन्होंने लेकर ट्यून इन लेटर के लिए छोड़ दिए थे। लिंच का कहना है कि कोई भी जो किसी रिटेल चेन के बारे में जानना चाहता है आसानी से उसके बारे में पता कर सकता है। अगर कोई आपसे कहे कि जो स्टॉक पहले से ही 10 या 50 बार ऊपर जा चुका है वो उससे भी ऊपर नहीं जा सकता है, तो आप उसे वॉलमार्ट का उदाहरण दे सकते हैं। 1970 में जब वॉलमार्ट पब्लिक हुआ था तो उसके 38 स्टोर्स थे, जो 5 साल बाद 104 स्टोर्स हो गए। उसके स्टॉक प्राइस 4 गुना बढ़ चुके थे और 10 साल बाद वॉलमार्ट के 276 स्टोर थे, जो 20 गुना बढ़ गए थे। अगर आपने 1980 में वॉलमार्ट के स्टॉक्स खरीदे थे तो 1990 में वो 30 गुना बढ़ जाते और 1991 में आप 60% और कमा लेते। रिटेल कंपनी और रेस्टोरेंट चेन अर्निंग एक्सपेंशन से बढ़ती हैं। अगर कंपनी डेब्ट नहीं बढ़ाती और एक्सपेंशन प्लान को लागू करती है तो इन स्टॉक से जुड़े रहने में फायदा है। हर कंपनी की कहानी अलग होती है और एक अच्छे स्टॉक पिकर की निशानी यही है कि वो हर केस को उसके यूनिक कंडीशंस के हिसाब से इवैल्यूएट करे। प्रोस्पेक्टिंग इन बैड न्यूज। इस एपिसोड में हम बात करेंगे 1991 के रियल एस्टेट कोलैप्स की। जब मार्केट खराब चल रहा हो तो अच्छे इन्वेस्टमेंट्स ढूंढना मुश्किल हो जाता है। सभी न्यूज़पेपर्स और चैनल्स इस पर फोकस कर रहे थे, लेकिन एक दिन लिंच की नजर एक न्यूज पर पड़ी जो लास्ट पेज पर छपी थी। जब सब चिल्ला रहे थे कि रियल एस्टेट बर्बाद हो गया है, ऐसे में मीडियन हाउस का प्राइस ऊपर जा रहा था। मीडियन हाउस प्राइस यानी प्रॉपर्टीज की प्राइस लिस्ट में जो सबसे बीच में प्रॉपर्टी पड़ती है उसका प्राइस। इससे आपको एक एवरेज प्राइस का पता चलता है। मार्केट कोलैप्स के इस हो हल्ले में इस तरह के क्वाइट फैक्ट्स जिस पर कोई भी मीडिया ध्यान ना दे रही हो एक अच्छा इंडिकेशन होता है उसकी सिचुएशन समझने के लिए। लिंच अपने तजुर्बे से बताते हैं कि क्वाइट फैक्ट्स कोलैप्स के शोर से एक अलग ही कहानी बताते हैं। उनका कहना है कि ऐसे में सबसे सही तरीका होता है कि जब स्थिति पूरी तरह से बिगड़ चुकी हो तो इन क्वाइट फैक्ट्स को स्टडी कीजिए और फिर उसके हिसाब से शेयर खरीदिए। ऐसे में आपको काफी अच्छी बार्गेन मिल सकती है। आइए एक उदाहरण से समझते हैं कि यूएसए में टोल ब्रदर्स नाम की एक होम बिल्डिंग कंपनी है। उसको स्टडी के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि वो काफी मजबूत कंपनी थी जो उतार चढ़ाव सह सकती थी। इस कोलैप्स में उसके स्टॉक्स की वैल्यू भी काफी गिर गई थी, लेकिन उसके जितने भी कॉम्पिटिटर थे वे आउट ऑफ बिजनेस जा रहे थे। गौर से देखने पर पता चला कि उनके पास 2 साल के बैकलॉग्स ऑर्डर पड़े हुए थे। उनका डेब्ट कम हो गया था और कैश बढ़ गया था। मतलब इस मुश्किल समय में भी उसकी बैलेंस शीट सुधर गई थी। ये कंपनी मार्केट में एक्सपेंड करती नजर आ रही थी और उसके पास ऑर्डर थे, कर्ज कम थे और उनके कॉम्पिटिटर भी कम होते जा रहे थे। ऐसे में इस कंपनी का स्टॉक खरीदना फायदे का सौदा था। लेकिन यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है और वो है टाइमिंग। लिंच ने ये कंपनी बैरोन्स लिस्ट में रिकमेंड तो की, लेकिन जनवरी में जब पैनल की मीटिंग हुई तो इसका प्राइस 4 गुना हो चुका था। मतलब कि अगर आपको ऐसी कोई बार्गेन मिलती है तो उसे तुरंत खरीद लीजिए। जब तक आप सोचेंगे और समझेंगे तब तक बाकी लोगों की नजर भी उस पर पड़ चुकी होगी और उसके दाम बढ़ जाएंगे। पियर 1। चलिए एक और केस स्टडी से समझते हैं। जब लोग घर खरीदते हैं तो उनको साजो सामान की जरूरत भी पड़ती है। तो पियर 1 एक ऐसी कंपनी थी जो आपके घर के लिए सभी जरूरत के सामान बेचती थी। उनका सामान अफोर्डेबल भी था। 70 के दशक में उनके स्टॉक में ग्रोथ हुई जो 80 के दशक तक चली। फिर जाहिर है कि मार्केट के राइज एंड फॉल के साथ इसके स्टॉक्स भी उठते और गिरते रहे। रिसेशन हिट करने से पहले इस कंपनी की अर्निंग्स का 12 साल का रिकॉर्ड था। इस समय जब लिंच ने इसको स्टडी किया तो उनको लगा कि ये अपने वैल्यू के हिसाब से अंडर वैल्यूड है। कंपनी के सीईओ से बात करने पर उन्हें कई फेवरेबल बातें पता चली, जैसे कि मंदी के माहौल में भी कंपनी प्रॉफिट कमा रही थी, एक्सपेंड कर रही थी, अभी ग्रोथ का काफी स्कोप था। उसने अपने एक्सपेंसेस भी घटा लिए थे। रिटेल इंटरप्राइज को चेक करते समय एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है और वो है उसकी इन्वेंट्री। अगर इन्वेंट्री जरूरत से ज्यादा है तो उसका मतलब ये है कि कंपनी की सेल कम है और कहीं ना कहीं आगे ये कंपनी घाटे में जाएगी। रिसेशन के कारण इसके कॉम्पिटिटर्स आए दिन कम हो रहे थे और जब मार्केट की हवा बदलेगी तो इस कंपनी के स्टॉक्स
खूब फायदा देंगे। सनबेल्ट नर्सरी। पियर 1 को स्टडी करते समय उनकी नजर सनबेल्ट नर्सरी पर पड़ी थी। चलिए अब हम बात करते हैं सनबेल्ट नर्सरी की। ये एक रिटेल लॉन और गार्डन बिजनेस में था और कभी पियर 1 का हिस्सा थी। देखिए कैसे एक चीज दूसरी चीजों तक ले जाती है। जाहिर सी बात थी कि जब हाउसिंग मार्केट सुधरेगी तो घर के सामान के साथ साथ लॉन और गार्डन बिजनेस भी सुधरेगा। जब तक उन्होंने ये सोचा कि ये एक अच्छा सिलेक्शन हो सकता है, कुछ नेचुरल क्लैमिटीज ने इसकी वैल्यू और कम कर दी थी। तो अब ये एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी स्टॉक बायर्स के लिए। जनरल होस्ट। 1992 में लिंच अच्छे बार्गेन्स की अपनी तलाश में पियर 1 से सनबेल्ट और सनबेल्ट से जनरल होस्ट पहुंच गए। आइए सुनते हैं सफर के बारे में। इस कंपनी की स्टडी सुनकर आपको एक और इम्पोर्टेंट टिप मिलेगी कि कैसे अच्छे स्टॉक्स की तलाश करनी चाहिए। जनरल होस्ट उस समय अपने ही शेयर्स वापस खरीद रही थी, तो जब कंपनी को खुद लग रहा था कि उस समय के प्राइस पर अपने शेयर्स खरीदने में फायदा है, तो जाहिर सी बात है कि कंपनी के स्टॉक की वैल्यू उससे ज्यादा होगी। फिर एक और चीज नोट करने लायक थी, जिस प्राइस पर कंपनी ने अपने शेयर्स वापस खरीदे थे, अब दाम उससे भी नीचे थे, यानी कि अब ये और भी फायदे का सौदा हो गया था। तो आइए अब हम पीटर के रूल नंबर 15 पर चलते हैं। जब इनसाइडर्स खरीदते हैं तो ये एक अच्छा साइन होता है। जनरल होस्ट की लेटेस्ट प्रॉक्सी स्टेटमेंट को रिव्यू करते समय ये मुझे अच्छा साइन लगा। और एक और बात जो इसमें फायदे की थी कि इस कंपनी के शेयर की बुक वैल्यू उसके स्टॉक के प्राइस से ज्यादा थी। जब भी बुक वैल्यू की बात आए तो इसे हमेशा बैलेंस शीट से चेक करना चाहिए। आइए यहाँ पर बैलेंस शीट की बारीकियां समझते हैं। बैलेंस शीट में एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड होता है। राइट साइड में लायबिलिटीज होती हैं, मतलब जो कंपनी को दूसरों को देना है। लेफ्ट साइड में एसेट्स होते हैं जो कंपनी ओन करती है। जब आप एसेट में से लायबिलिटी घटा देते हैं तो जो बचता है वो शेयर होल्डर्स का होता है। इसे शेयर होल्डर्स इक्विटी कहते हैं। लेकिन एसेट्स किस प्रकार के हैं ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, क्योंकि बैलेंस शीट में दिखाई गई वैल्यू से रियल वैल्यू में फर्क हो सकता है। फिर गुडविल या इंटेंजिबल्स होते हैं कि यदि कोई कंपनी खरीदी जाए तो उसकी रेपुटेशन या नाम की वैल्यू क्या है। कोई कंपनी खरीदते समय आप गुडविल की भी कीमत अदा करते हो, लेकिन इसका आपको क्या फायदा मिलता है ये अलग बात है। लायबिलिटीज पर नजर डालिए तो आपको ये देखना होता है कि उसकी इक्विटी और डेब्ट की पोजीशन क्या है। कायदे से इक्विटी की वैल्यू डेब्ट से दुगनी होनी चाहिए। बैलेंस शीट से बहुत कुछ पता चलता है। कंपनीज हमेशा ये क्लेम करती हैं कि वो अपने खर्चे और कॉस्ट्स कम कर रही हैं। इसकी सच्चाई पता चलती है जब आप सेलिंग, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस SG&A पर ध्यान देते हैं। अगर ये हर साल कम हो रहे हैं तो कंपनी सच बोल रही है। एक और बात जो कंपनीज अक्सर क्लेम करती हैं कि उनका बिजनेस पहले से अच्छा होने वाला है, लेकिन इस पर तभी विश्वास कीजिए जब कंपनी ये बता सके कि वो अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए कौन सा कॉन्क्रीट कदम उठा रही है। आशा है कि इस चर्चा से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ब्लॉसम्स इन द डेजर्ट। सन टेलीविजन एंड अप्लायंसेस। इसे आप ग्रेट कंपनी इन लाउजी इंडस्ट्री कह सकते हैं। मतलब किसी पॉपुलर इंडस्ट्री में इतना सैचुरेशन हो जाता है कि उसमें इन्वेस्ट करना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि अब उसमें ग्रोथ की कोई संभावना नहीं रह जाती है। तो लेखक ने अपनी किताब बीटिंग द स्ट्रीट में ये बताया है कि वो हमेशा लाउजी इंडस्ट्री में ग्रेट कंपनी ढूंढते हैं। एक ग्रेट इंडस्ट्री जो बहुत तेजी से ग्रो करती है। जैसे कंप्यूटर्स और मेडिकल टेक्नोलॉजी बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। पीटर के रूल नंबर 16 के अनुसार बिजनेस में कंपटीशन उतना फायदेमंद नहीं होता जितना कि टोटल डोमिनेशन। उनमें कुछ बातें कॉमन होती हैं, जैसे कि वो एग्जीक्यूटिव सूट में वो कंजूस होते हैं। ये लो कॉस्ट ऑपरेटर होते हैं, इन्हें डेप्ट में जाना पसंद नहीं होता। उनके वर्कर्स को पूरा मेहनताना मिलता है और कंपनी में उनका स्टॉक होता है। ऐसी कंपनी में सब बराबर होते हैं, कोई सीनियर या जूनियर नहीं होता। सब नीश तलाशते हैं, मार्केट के ऐसे हिस्से जिन पर बड़ी कंपनीज ध्यान नहीं देती हैं। तो लिंच ने एक लाउजी इंडस्ट्री डिस्काउंट अप्लायंसेज स्टोर चेन में एक ग्रेट कंपनी की तलाश शुरू की। पूछताछ करने पर उन्हें एक कंपनी के बारे में पता चला जिसका नाम था सन टेलीविजन एंड अप्लायंसेज। उन्होंने उस कंपनी को कॉल किया।
और उनकी सीधे सीईओ से बात करा दी गई। इसका मतलब कंपनी में फालतू की हायरार्की नहीं थी। उनको पता चला कि सन टीवी सेंट्रल ओहायो में इकलौता डिस्काउंट अप्लायंसेस स्टोर था। आप कह सकते हैं कि अपने एरिया का वो एक डोमिनेंट पोजीशन पर था। साउथ वेस्ट एयरलाइंस, एक और ग्रेट कंपनी की बात करते हैं, साउथ वेस्ट एयरलाइंस। 1980 में जब सभी एयरलाइंस डूब रही थी, केवल यही कंपनी मजे में थी। जानते हैं क्यों? उसने अपनी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस कम कर रखी थी। जैसे कि कोई फैंसी खाना नहीं, एयरप्लेन्स में खरीदने के लिए कोई उधार नहीं, ऊंची पे नहीं, काम करने का अच्छा माहौल दिया। कंपनी फिजूल खर्ची करती है या नहीं, ये उसके हेडक्वार्टर्स जाकर देख सकते हैं। फिर उन्होंने एक नीश पर फोकस किया था, शॉर्ट फ्लाइट्स। कूपर टायर, कूपर टायर का अपना नीश रिप्लेसमेंट टायर मार्केट है। कूपर पुरानी कार में नए टायर्स लगा रही थी। ये एक लो कॉस्ट प्रोड्यूसर है जिससे इंडिपेंडेंट टायर डीलर्स खरीदना पसंद करते हैं। ये भी एक बढ़िया कंपनी थी इन्वेस्ट करने के लिए। चलिए पीटर के एक और रूल नंबर 17 की बात करते हैं। अगर बाकी सब चीजें ठीक हैं तो उस कंपनी में इन्वेस्ट करिए जिसकी एनुअल रिपोर्ट में सबसे कम कलर फोटो होती हैं। इसका मतलब जो दिखावे में पैसा नहीं बर्बाद करती। इसी तरह कई और नाम गिनाए जा सकते हैं जो लाउजी इंडस्ट्री में ग्रेट कंपनीज हैं। सबकी अपनी एक अलग कहानी है, लेकिन कुछ बातें इन्हें अच्छा इन्वेस्टमेंट बनाती हैं। इस एपिसोड में हमने बात की ऐसी कंपनीज की जिन्हें स्टडी करके इन्वेस्ट करना समझदारी का काम होगा। इट्स अ वंडरफुल बाय। इक्विटी में सेविंग एंड लोन का नाम भी लेना गलत है। इतनी स्टोरी छपी है एसएनएल की तबाही पर, लेकिन ऐसे कई एसएनएल हैं जो सक्सेसफुल हुए। कुछ एसएनएल बहुत ही बेकार फाइनेंशियल हालत में थे, जिसकी वजह से एक डिस्टिंक्शन करना बहुत जरूरी है। 3 बेसिक टाइप एसएनएल हैं। पहला, बैड गाइज, जिसने फ्रॉड का गलत काम किया। दूसरा, द ग्रीडी गाइज। तीसरा, जिमी स्टीवर्ट। ग्रीडी गाइज ने कोई फ्रॉड तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने लालच में पड़कर अपनी कंपनी बर्बाद कर ली। चलिए हम इनमें से जिमी स्टीवर्ट का उदाहरण लेते हैं। द जिमी स्टीवर्ट। द जिमी स्टीवर्ट एसएनएल में बहुत शांतिपूर्वक तरीके से प्रॉफिट बनाते हैं। इनमें कोई भी दिखावा नहीं होता। लो कॉस्ट ऑपरेटर होते हैं जो अपने एरिया के डिपॉजिट से ही ओल्ड फैशन मॉर्गेज लोन्स देते थे। आप इनको छोटे शहरों और अमेरिका में छोटे टाउन और कुछ अर्बन एरियाज में देख सकते हैं। इसकी खासियत यह है कि बिना किसी मॉर्गेज लोन के भी प्रॉफिट बना सकते हैं। हाउ टू रेट एन एसएनएल। एसएनएल में बहुत कम लोग रुचि रखते हैं, तो इसको चुनने के लिए पीटर के रूल नंबर 18 को फॉलो करना चाहिए। जब एनालिस्ट भी बोर हो जाए तब आप खरीदना शुरू कर दें। उन्होंने अपनी कुछ गाइडलाइंस बनाई हैं एसएनएल को रेट करने के लिए। आइए सुनते हैं कि वो क्या हैं। करंट प्राइस, ये तो देखकर ही समझ गए होंगे। इनिशियल ऑफरिंग प्राइस, अगर कोई एसएनएल अपने इनिशियल ऑफरिंग प्राइस से नीचे पर बिक रहा है तो हो सकता है कि वो अंडर वैल्यूड हो। इक्विटी टू एसेट रेशियो, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यही बताता है कि कंपनी सरवाइव करेगी कि नहीं। ये जितना ऊपर हो उतना ही अच्छा है। एक अंदाजा ले लीजिए कि ये 5 से ऊपर होना चाहिए। डिविडेंड, कई एसएनएल एवरेज से बेहतर डिविडेंड देते हैं। अगर ऐसा है तो ये सोने पे सुहागा होगा। बुक वैल्यू, ज्यादातर एसएनएल के एसेट्स उनके लोन्स में होते हैं। देखने की बात यह होती है कि कोई हाई रिस्क लैंडिंग तो नहीं है। हाई रिस्क लैंडिंग क्या हुई? कमर्शियल और कंस्ट्रक्शन लोन्स। प्राइस अर्निंग रेशियो, ये सभी स्टॉक्स पर अप्लाई करता है। ये जितना कम हो उतना बेहतर है। अगर ये 7 या 8 के आसपास है तो बढ़िया है। हाई रिस्क रियल एस्टेट एसेट्स, जैसा कि पहले भी कहा है, हाई रिस्क एसेट्स से बचना चाहिए। इसे आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। एनुअल रिपोर्ट में एसेट्स में लिस्टेड सभी कंस्ट्रक्शन एंड कमर्शियल रियल एस्टेट लैंडिंग की वैल्यू देखिए, फिर सभी आउटस्टैंडिंग लोन्स की वैल्यू निकालिए। इसको पहले वाली वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए और आपको हाई रिस्क परसेंटेज का अंदाजा मिल जाएगा। 90 डेज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ये एनपीए लोन्स डिफॉल्टर्स के होते हैं। ये जितने कम हो उतना अच्छा है। इसे टोटल एसेट्स के 2% से कम होना चाहिए। रियल एस्टेट ओन्ड, ये वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें लोन फोरक्लोज कर दिए गए हैं। ये बुक्स में पहले ही राइट ऑफ कर दिए गए हैं, इसलिए ज्यादा चिंता का विषय नहीं है। लेकिन अगर ये बढ़ रहे हैं तो ये सही नहीं है।
आमतौर पर शायद इतनी जानकारी काफी है इनके बारे में, लेकिन अगर आप और डिटेल्स चाहते हैं तो चलते हैं अपने अगले एपिसोड में। S&L को करीब से देखना। कोई भी कैजुअल स्टॉक पिकर 5 S&L उठा ले जो जिमी स्टीवर्ट प्रोफाइल में फिट बैठते हों और सब में इक्वल अमाउंट से निवेश कर दे, तो फिर उसे पता है कि अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। S&L से बात करने के लिए आपको एक्सपर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। S&L को लॉयल डिपॉजिटर चाहिए जो पैसे को सेव करते रहें और अकाउंट को चेक करते रहें। हम आपको कुछ S&L से करी गई बात के कुछ पॉइंट्स बताते हैं। ग्लेशियर बैंकॉर्प। ग्लेशियर बैंकॉर्प को फर्स्ट फेडरल सेविंग्स एंड लोन ऑफ कैलिसपैल भी कहा जाता है। बाद में इसका नाम बैंकॉर्प कर दिया। उनके कोई भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट नहीं थे। उन्होंने अपना डिविडेंड लगातार 15 साल तक बढ़ाया हुआ था। उन्होंने 2 और थ्रिफ्ट भी खरीदे, जिसका नाम फर्स्ट नेशनल बैंक ऑफ व्हाइटफिश और दूसरे का नाम यूरेका था। आगे के आने वाले सालों में ये और स्ट्रांग होती जा रही है और ऐसी ही प्रोग्रेस होती रहेगी। जर्मन टाउन सेविंग्स। जब लिंच ने जर्मन टाउन सेविंग्स रिकमेंड की थी, उस समय स्टॉक का प्राइस $10 था और अब $14 पर पहुंच चुका था। एक शेयर पर जर्मन टाउन $2 कमा रहा था और उसका P/E रेशो 7 से कम था। इसकी बुक वैल्यू $26 थी और इक्विटी टू एसेट रेशो 7.5 थी। इसका नॉन परफॉर्मिंग एसेट 1% से कम था। जर्मन टाउन फिलाडेल्फिया में सिचुएटेड था। उसकी एसेट वैल्यू 1.4 बिलियन थी और उनका रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा था। उनके डिपॉजिट बहुत ज्यादा थे। इसका मतलब कस्टमर अपना पैसा यहाँ इन्वेस्ट करते थे, पर उनके लोन ज्यादा नहीं थे। उनका मानना था कि इसमें इन्वेस्ट करना आगे जाकर फायदेमंद होगा। फर्स्ट एसेक्स 1987 में 8 मिलियन शेयर के साथ मार्केट में उतरी और उसके शेयर $8 पर पीस के थे। 2 साल तक उन्होंने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी, इसलिए मैनेजमेंट ने 2 मिलियन के शेयर $8 पर पीस के हिसाब से वापस खरीद लिए। उनके 10% नॉन परफॉर्मिंग एसेट थे, 3.5 रियल एस्टेट और 13% कमर्शियल और कंस्ट्रक्शन लोन थे। इसने 1989 में 11 मिलियन गवा दिए थे और 1990 में 28 मिलियन। फर्स्ट एक्सेस की बुक वैल्यू 7.78 थी और इतनी इक्विटी थी कि वे 9 इक्विटी रेशियो को रिटर्न कर सकें। 1991 में इनके टोटल कमर्शियल लोन 46 मिलियन थे और इक्विटी भी इतनी ही थी। हालांकि फर्स्ट एसेक्स की हालत अच्छी नहीं थी, फिर भी चांसेस ये थे कि अगर कमर्शियल रियल एस्टेट मार्केट संभलता है और फोरक्लोजर रुक जाते हैं तो ये सरवाइव कर जाएगा। लेकिन ये कहना मुश्किल होता है कि ऐसी स्थिति कब आएगी। इसी तरह और भी कई S&L हैं जिन्हें स्टडी करके उनमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। S&L में एक और फायदा होता है जिसका जिक्र यहाँ करना ठीक रहेगा। जब कोई भी S&L पहली बार पब्लिक जाता है तो उसमें इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है। लिंच ने यहाँ एक बड़ा अच्छा कंपैरिजन किया है। S&L के फर्स्ट पब्लिक इशू में इन्वेस्ट करने पर आपको ऐसा लगेगा जैसा कि आपने कोई घर खरीदा और उसके पुराने मकान मालिक ने आपको घर भी दे दिया और आपका पैसा भी लौटा दिया। तो ऐसा क्या होता है, आइए समझते हैं। S&L या म्यूचुअल सेविंग्स बैंक के कई शेयर होल्डर्स नहीं होते हैं। सारे डिपॉजिटर्स ही इसके कलेक्टिव ओनर होते हैं। जब तक ये सिस्टम चलता है तब तक उनको इससे कोई अलग से फायदा नहीं मिलता। लेकिन जब ये म्यूचुअल सेविंग्स बैंक एक पब्लिक ऑफर लाता है तो कई मजेदार चीजें एक साथ होती हैं। पहली कि उस S&L के डायरेक्टर्स जिन्होंने ये डील तैयार की उसके शेयर्स खरीदने में सबसे आगे होते हैं। तो जो बेच रहा है अगर उसे ही खरीदना भी है तो जाहिर सी बात है कि वो उसका प्राइस कम ही रखेगा। जो डिपॉजिटर्स हैं उनको भी मौका दिया जाता है इनिशियल ऑफरिंग प्राइस पर खरीदने का। और फिर सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि उस पब्लिक ऑफरिंग से जो भी पैसा आएगा वो फिर उसी S&L के पास आएगा। इस तरह से उसकी बुक वैल्यू डबल हो जाती है। हाँ, ये कोई गारंटी नहीं है कि आगे चलकर भी फायदा मिलेगा ही, ये उसके मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है। मास्टर लिमिटेड पार्टनरशिप। लीजिए, अब बात चल पड़ी है एक ऐसे ग्रुप ऑफ कंपनीज की जिनके फायदों पर इन्वेस्टर्स का ध्यान नहीं जाता। पब्लिकली ट्रेडेड पार्टनरशिप पहली बार 1981 में अस्तित्व में आई।
1986 तक ये काफी बढ़ गए थे क्योंकि टैक्स लॉज में बदलाव से ये पहले से और फायदेमंद हो गए थे। इन मास्टर लिमिटेड पार्टनरशिप या MLPs में अक्सर कुछ अच्छे बार्गेन्स मिल जाते हैं। ये कंपनीज डेली यूज के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज में इन्वॉल्व होती हैं। MLPs में इन्वेस्ट करने का फायदा ये होता है कि अपनी सारी कमाई शेयर होल्डर्स को डिविडेंड या रिटर्न ऑफ कैपिटल के रूप में बांटते हैं। EQK ग्रीन एकर्स, इस कंपनी के पास ह्यूज इनक्लोज्ड मॉल है जो आज की तारीख में बहुत कम देखने को मिलते हैं। लिंच ने उसके बारे में जानने के लिए वहां जाकर शॉपिंग भी की। मॉल्स की एक खास समस्या होती है कि उसकी कुछ स्पेस खाली रह जाती है जिससे उसका रेंट नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर यह समस्या नहीं थी। पर एक चिंता का विषय था और वो था कि उनकी बैलेंस शीट जिसमें उनके डेब्ट दिख रहे थे। पर जब उनको पता चला कि कंपनी ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि वो डिविडेंड में हल्की सी कटौती करेगी, तो ये एक खतरे की घंटी थी। ये किसी गहरी समस्या की निशानी थी। इसलिए लिंच ने इस कंपनी को रिकमेंड नहीं किया। एक कहावत है कि बुरे टाइम पर इन्वेस्ट करिए और अच्छे टाइम पर सेल करिए, पर जरूरी नहीं कि ये बात सबके लिए सही हो। लेखक का ये मानना है कि अच्छे समय पर स्टॉक खरीदना चाहिए। कैडर फेयर, ये दूसरी मास्टर लिमिटेड पार्टनरशिप थी जिसे लेखक ने रिकमेंड की थी। ये 2 अम्यूजमेंट पार्क चला रहा था। सीडर पॉइंट के 10 रोलर कोस्टर थे और अब अपने 120वें साल में था। 1991 में सीडर फेयर के स्टॉक 11.5 से बढ़कर $18 हो गए थे, जिसने शेयर होल्डर्स को 60% से ज्यादा डिविडेंड दिया। इनकी यील्ड 8.5% थी। जब कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही हो तब भी साल के अंत में एक रिव्यू जरूरी होता है। यह देखना इंपॉर्टेंट होता है कि अगले साल इसका परफॉर्मेंस कैसा होगा। अभी तक ये कंपनी कुछ नया लॉन्च कर रही थी हर साल, जिससे इसकी पॉपुलैरिटी बनी हुई थी, जैसे कोई नया रोलर कोस्टर या कुछ और। लेकिन अब की ऐसा कुछ भी नहीं था, मतलब कि कमाई में कोई विशेष फायदा नहीं होने वाला था। चलिए एक और कंपनी की स्टडी कर लेते हैं। सन डिस्ट्रीब्यूटर्स, सन ऑयल से निकली ये कंपनी 1986 में अस्तित्व में आई, जो ऑटो ग्लास, इंसुलेटेड ग्लास, केबल्स, मिरर्स, विंडशील्ड ग्लास, फास्टनर्स, बॉल बेयरिंग, हाइड्रोलिक सिस्टम्स, बिल्डर्स और ऑटो रिपेयर शॉप्स को बेचती थी। इन्होंने 1986 से हर साल पैसे कमाए थे और साल 1991 में भी, जब सारे ग्लास बिजनेस और इलेक्ट्रिकल पार्ट्स बिजनेस मंदी के दौर से गुजर रहे थे, वहीं पर यह बिजनेस वहीं पर खड़ा था। जैसे जैसे ये अपनी सेल बढ़ा रहे थे, इनका प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ता जा रहा था। एक कंपनी जो 60% ग्रॉस मार्जिन के साथ 100 में से $40 का प्रॉफिट कमा रही थी, इसलिए ये ग्लास और फास्टनर वगैरह के बिजनेस पर टॉप में थी। जो चीज इसके फेवर में थी वो थी कि ये एक लो कॉस्ट ऑपरेटर थी। तो ये कैसे समझेंगे आप? इनकम स्टेटमेंट में कॉस्ट ऑफ सेल्स को नेट सेल से डिवाइड करके ग्रॉस मार्जिन या रिटर्न ऑन सेल से निकाला जा सकता है। दूसरा अट्रैक्टिव फीचर था कि ऐसी कंपनी में कैपिटल स्पेंडिंग बहुत कम होती है। इन्हें कोई इक्विपमेंट या मशीनरी पर खर्चा नहीं करना होता। मैनेजमेंट से बात करने पर उनको एहसास हुआ कि कंपनी के पास आगे के लिए एक अच्छी स्ट्रेटेजी थी। इन अलग अलग कंपनीज का एनालिसिस यहाँ पर डिस्कस करने का पर्पस था। इन्वेस्टर्स को ये सिखाना कि किस तरह वो खुद रिसर्च करके सही स्टॉक्स पिक कर सकते हैं। द सिक्लिकल्स, जब इकोनॉमी सही नहीं होती तो प्रोफेशनल मैनेजर सिक्लिकल्स में इन्वेस्ट करने का सोचते हैं। एल्यूमिनियम, स्टील, पेपर प्रोड्यूसर्स, ऑटो मैन्युफैक्चरर्स, केमिकल्स, एयरलाइंस, सब ऐसे सेक्टर्स हैं जो मार्केट के उतार चढ़ाव में एक फिक्स्ड पैटर्न फॉलो करते हैं। ज्यादातर स्टॉक्स में एक लो प्राइसिंग अर्निंग्स रेशियो अच्छा माना जाता है, लेकिन इसमें नहीं। जब ज्यादा इन्वेस्टर्स अपने स्टॉक को बेचने लगते हैं तो प्राइस सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाता है, यानी कि नीचे, और जब प्राइस गिरते हैं तो पीई रेशियो भी गिरने लगता है। और इसी कारण से सिक्लिकल्स की तरफ लोगों का रुझान बढ़ने लगता है। उसके तुरंत बाद ही इकोनॉमी फॉल्टर होने लगती है और सिक्लिकल्स की अर्निंग्स तेजी से नीचे गिर जाती है। जैसे जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स बाहर निकलने लगते हैं, स्टॉक प्राइस भी गिर जाते हैं। बहुत सालों के रिकॉर्ड अर्निंग के बाद जब पी रेशियो अपने लोएस्ट पॉइंट को छू ले
तब सिक्लिकल्स खरीदना या कम समय में अपना पैसा गंवाने का श्योर तरीका है। सिक्लिकल्स में पैसे इन्वेस्ट करना जुए का गेम ही है और इसमें पैसे बनाना बहुत मुश्किल। लेकिन फिर भी एक बात पक्की है कि डिप्रेस्ड सिक्लिकल्स कभी ना कभी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट के साथ वापस आएगी, जो हमें पीटर के रूल नंबर 19 की तरफ ले जाता है। आपका ऑप्टिमिस्टिक होना जरूरी है। फेल्प्स डॉज। 1991 में लेखक ने फेल्प्स डॉज में इन्वेस्ट करने की सलाह दी थी। 1992 में रिव्यू करते समय इसमें कोई परिवर्तन नहीं था, लेकिन यह हमेशा बुरी बात नहीं होती। लिंच को लगा कि इस स्टॉक में अभी भी कुछ दम है। एनवायरमेंटल रेगुलेशंस के कारण कॉपर की स्मेल्टिंग में कमी आ गई थी, लेकिन कॉपर की डिमांड में कोई कमी नहीं थी। फेल्प्स डॉज के स्टॉक ने भी टिपिकल सिक्लिकल पैटर्न फॉलो किया था। एक सिक्लिकल्स की रिसर्च में ये जानना सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि बैलेंस शीट इतनी स्ट्रांग है कि वो अगली गिरावट को सह सके। बड़ी कंपनीज में अक्सर कई डिविजन्स होते हैं और उनको स्टडी करने में भी कई छुपी बातें बाहर निकल कर आती हैं। जैसा कि पहले भी कहा गया है, इंडस्ट्रियल कंपनीज की कैपिटल स्पेंडिंग भी चेक कर लेना चाहिए। फेल्प्स डॉज जैसी कंपनी का नुकसान में चले जाना बहुत मुश्किल है, बस इन्वेस्टर को थोड़ा सब्र करने की आवश्यकता है। जनरल मोटर्स। ऑटो स्टॉक्स को ब्लू चिप के बजाय सिक्लिकल्स कहना ज्यादा सही होगा। कार एक ऐसी ही चीज है जो सबको चाहिए ही चाहिए और ये कुछ साल बाद बदलनी भी पड़ती है। तो अगर आप ऑटो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको इसके बारे में सबसे बढ़िया आइडिया यूज्ड कार प्राइसेस से मिलेगा। अगर यूज्ड कार के दाम भी गिरने लगे तो समझ लीजिए कि न्यू कार्स की हालत क्या होगी। कुछ प्रकार के आइटम्स जैसे कि कार्स में एक क्राइटेरिया होता है, यूनिट्स ऑफ पेंट अप डिमांड, मतलब कि लोगों को कार खरीदना था, लेकिन जब इकोनॉमी ठीक नहीं थी तो बहुत से लोगों ने ये खरीदना डिले कर दिया। इसके आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बूम पीरियड आएगा। ये यूनिट्स ऑफ पेंट अप डिमांड निकालने के लिए आपको ट्रेंड चेक करना चाहिए, जो बताता है कि कितनी कार बिकनी चाहिए थी और वास्तव में कितनी बिकी हैं। लेकिन वो साल भी तब आएगा जब ये पेंट अप डिमांड पूरी हो जाएगी और फिर से ऑटो स्टॉक्स को बेचने का वक्त आ गया था। तो इसी तरह सिक्लिकल्स में बूम और डिक्लाइन चलता रहता है। ये इन्वेस्टर का काम है कि वो समय समय पर सही से एनालिसिस करता रहे। न्यूक्स इन डिस्ट्रेस। CMS एनर्जी। 1950 में यूटिलिटी स्टॉक्स की काफी अच्छी ग्रोथ थी। जिन इन्वेस्टर्स को इनकम की जरूरत थी वो यूटिलिटी स्टॉक्स को खरीदना चाहते थे, क्योंकि ये बैंक FDs के मुकाबले काफी प्रॉफिटेबल थे। लेकिन यूटिलिटीज में भी कई समस्याएं आती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड थी। उनमें न्यू प्लांट्स के कारण परेशानी हुई। लिंच के अनुसार ट्रबल्ड कंपनीज के बजाय ट्रबल्ड यूटिलिटीज को संभालना आसान होता है। ऐसा इसलिए कि इनको गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, साथ ही क्योंकि ये सर्विसेज हर हाल में पब्लिक को चाहिए तो इसके लिए रास्ता निकाला भी जाता है। कुछ यूटिलिटी एनालिस्ट्स ने द ट्रबल्ड यूटिलिटी साइकिल की पहचान की है। पहली स्टेज में डिजास्टर होता है, फिर स्टॉक्स की वैल्यू गिर जाती है। दूसरे चरण में क्राइसिस मैनेजमेंट किया जाता है, जिसमें कंपनी अलग अलग तरीकों से स्थिति संभालने की कोशिश करती है। थर्ड स्टेज में फाइनेंशियल स्टेबलाइजेशन शुरू होता है, जिसमें भले ही शेयर होल्डर्स को कुछ न मिले लेकिन कंपनी का सर्वाइवल पक्का हो जाता है। स्टेज 4 में मतलब अब रिकवरी एट लास्ट, शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड मिलने लगता है। ऐसी सिचुएशन में जिन इन्वेस्टर्स ने सेकंड या थर्ड स्टेज पर स्टॉक्स खरीदे होते हैं वो काफी लाभ पाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि एक का नुकसान दूसरे के लिए मुनाफा बन जाता है। इन सब में आपको पीटर का रूल नंबर 20 तो बताना ही भूल गए। कॉरपोरेशंस भी लोगों की तरह अपना नाम बदलती है। वो या तो शादी होने पर या फिर पब्लिक के दिमाग से कोई कड़वा फियस को मिटाने के लिए ऐसा करती है। माय फैनी माय डायरी। 1986 में हर साल बैरन पैनल में लिंच ने फैनी माय को रिकमेंड किया। वो उसे अमेरिका का बेस्ट बिजनेस मानते हैं। उन्होंने फनी माय के हेडक्वार्टर की फोटो और फैमिली फोटो अपने ऑफिस की मोमेंटो शेल्फ पर सजा रखी है। मैजेलिन में उनके 3 सालों के दौरान फैनी माय की बहुत बड़ी पोजीशन थी फंड में। 1980 में फिडेलिटी और उसके क्लाइंट ने
$1 बिलियन से ज्यादा प्रॉफिट कमाया फैनी माय के जरिए। आइए सुनते हैं फैनी माय और मैजलिन की कहानी। कोई भी कंपनी नहीं बताती कि आप उसके स्टॉक्स खरीदिए। हमेशा कुछ ना कुछ वजह मिल ही जाती है चिंता करने के लिए। हमेशा रेस्पेक्टेड इन्वेस्टर्स होते हैं जो बताते हैं कि आप गलत हैं। आपको खुद उस कंपनी की स्टोरी समझनी होगी और अपनी रिसर्च पर फेथ रखना होगा। अगर कोई स्टॉक उम्मीद से अच्छा निकले तो इसका मतलब है कि ये बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट की गई थी, नहीं तो ये शुरुआत से ही हायर प्राइस पर सेल होती। जब किसी कंपनी के लिए आपके ओपिनियन से ज्यादा नेगेटिव ओपिनियन हो तो आपको लगातार अपने फैक्ट को चेक करते रहना चाहिए। कंपनी की स्टोरी हमेशा बदलती रहती है, कभी अच्छे के लिए तो कभी बुरे के लिए। इसलिए ये जरूरी है कि आप चेंजेस को फॉलो करते हुए उन पर एक्ट भी करते रहें। फैनी माय बदल रही थी और किसी का उस पर ध्यान नहीं गया था। लिंच को ये चेंजेस तुरंत तो नहीं पर कुछ समय बाद समझ में आ गए और तब भी उसने 6 गुना प्रॉफिट दिया। लिंच ने 1977 में पहली बार इसमें इन्वेस्ट किया था। इसका काम था मॉर्गेज मार्केट में लिक्विडिटी बनाए रखना। तब से उनके मैजलिन से रिटायर होने तक ये स्टॉक्स लगातार उनका पसंदीदा स्टॉक रहा। शुरुआती सालों में इस कंपनी में काफी उतार चढ़ाव रहे, लेकिन 1982 में जब मैक्सवेल आने के बाद फैनी माय के दिन बदल गए। अब मॉर्गेजेस रीफाइनेंस करने के बजाय उसने मॉर्गेजेस को बंडल करके एक मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटी बना ली, जिसे वो किसी को भी सेल कर सकती थी। क्योंकि एक क्वाजी गवर्नमेंटल एजेंसी थी, इसलिए इसको बैंक से सस्ता कर्ज मिलता था। धीरे धीरे ये कंपनी और स्ट्रांग होती गई और एक समय आया जब ये नंबर 1 होल्डिंग बन गई। अपनी रिसर्च पर विश्वास के बलबूते लिंच फैनी माय से जुड़े रहे और उससे खूब मुनाफा कमाया। ट्रेजर इन द बैकयार्ड, द कॉलोनियल ग्रुप ऑफ म्यूचुअल फंड। लेखक पीटर लिंच ने कॉलोनियल ग्रुप के बारे में अपने कुछ एक्सपीरियंस को हम लोगों के साथ शेयर किया। वो बताते हैं कि कई सालों तक वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से दूर रहे, जो कि स्टॉक मार्केट के सबसे अच्छे परफॉर्मर्स माने जाते हैं। 1992 म्यूचुअल फंड्स को स्टडी करते हुए उन्होंने पाया कि लगभग सभी ओवर प्राइस थे, सिवाय कॉलोनियल ग्रुप के। स्टॉक के 40% एप्रिसिएशन के बावजूद कॉलोनियल ग्रुप के स्टॉक्स अभी भी उसके इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग पर बिक रहे थे। कंपनी पर कोई डेब्ट नहीं था और अपनी शुरुआत के समय से लेकर वो अब तक काफी बेहतर पोजीशन पर थी। मतलब ये कि एक अंडर वैल्यूड स्टॉक था। द रेस्टोरेंट स्टॉक्स, पुटिंग योर मनी वेयर योर माउथ इज। 1960 तक लोग खाना अपने घर पर ही खाना पसंद किया करते थे, पर उसके बाद एक ट्रेंड सा बन गया जब लोग अपना ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर बाहर ही करने लगे। रेस्टोरेंट कंपनीज में लोगों को बहुत ग्रोथ पोटेंशियल दिखने लगी। फिडेलिटी एनालिस्ट की नजर जब KFC पर पड़ी तो उनको ऐसे बिजनेस में बहुत प्रोग्रेस की पोटेंशियल दिखने लगी। कर्नल सैंडर्स की कंट्री रेस्टोरेंट पर ट्रैफिक डाइवर्ट होने के कारण उनके रेस्टोरेंट पर ज्यादा कस्टमर्स नहीं आते थे। इसकी वजह से वो बर्बादी की कगार पर पहुंच गए। वो अपनी चिकन रेसिपी अच्छे लोकेशन पर रेस्टोरेंट्स को देकर बदले में रॉयल्टीज कमाने लगे थे। KFC स्टॉक्स 1965 में सेल पर आए। उस समय वॉल स्ट्रीट इस आइडिया पर मजाक उड़ाते थे कि डोनट शॉप और हैमबर्गर जॉइंट निफ्टी 50 स्टॉक में क्या कम्पीट कर पाएंगे। लेकिन अगर इनमें इन्वेस्ट किया गया हो तो आपको मिलेनियर बनने में देर नहीं लगती। 1980 में भी डोमेस्टिक फूड आइटम रेस्टोरेंट के लिए अच्छे गुजरे और स्टॉक मार्केट में भी उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। उस समय अमेरिका की हर रीजन में कहीं ना कहीं स्मॉल टाउन बिजनेस था जो अपने अपने एरिया में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। रेस्टोरेंट कंपनी को मार्केट में आते आते बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ा और अब्रॉड से कोई कंपटीशन ना होने की वजह से वो बहुत फलने फूलने लगा। बहुत सारे तरीके हैं जिससे रेस्टोरेंट चेन अपनी अर्निंग इंक्रीज कर सकती है और रेस्टोरेंट्स बढ़ाकर। कुछ रेस्टोरेंट्स तो बहुत सस्ता खाना अपने कस्टमर को परोसकर भी बहुत अच्छा टर्नओवर कमा पा रहे हैं। तो कुछ फूड सेल पर ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे थे तो कुछ गिफ्ट शॉप पर। कुछ कंपनियों के हाई प्रॉफिट मार्जिन है क्योंकि उनकी डिशेस की सामग्री सस्ती होती है। रेस्टोरेंट कंपनी को ब्रेक इवन तक पहुंचने के लिए उनको अपनी सेल की अमाउंट उनके कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बराबर रखनी होगी।
जैसे रिटेलर ग्रो करता है वैसे ही रेस्टोरेंट का बिजनेस भी ग्रो करता है। उनकी ग्रोथ रेट, डेब्ट और सेम स्टोर सेल्स की भी कहानी रिटेल बिजनेस की तरह ही होती है। उनकी ग्रोथ रेट ज्यादा फास्ट नहीं होनी चाहिए और अगर पॉसिबल हो पाए तो डेब्ट बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पूरे रेस्टोरेंट ग्रुप पर नजर रखती हैं और उनकी एक्सीलेंस रिपोर्ट्स भी बनाती हैं। अगर आपने 1991 में रेस्टोरेंट की बिजनेस में पैसे लगाए होते तो अब तक वो डबल हो गया होता। इन रेस्टोरेंट की ग्रोथ हर साल हो रही है और अगर इनमें सुपीरियर ऑपरेटर और स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है तो फ्यूचर में इनके प्रॉस्पर होने के बहुत चांसेस हैं। जब तक लोग बाहर खाने का शौक रखेंगे तब तक ये इंडस्ट्री ग्रो करती रहेगी। द 6th मंथ चेकअप। हेल्थी पोर्टफोलियो को रेगुलर चेकअप की आवश्यकता होती है, लगभग हर 6 महीने में। ये जरूरत ब्लू चिप और बड़ी कंपनियों को भी होती है। फॉर्च्यून 500 जैसी कंपनियों में खरीद कर भूल जाने वाली स्ट्रेटेजी अनप्रोडक्टिव और डेंजरस भी हो सकती है। 6th मंथ चेकअप का मतलब सिर्फ न्यूज़पेपर में स्टॉक प्राइस चेक करना ही नहीं होता, बल्कि उसको रिसर्च भी करना चाहिए। स्टॉक पिकर के तौर पर आप कुछ अनुमान भी लगा सकते हैं। आपको स्टोरी को फॉलो भी करना होगा। आपको 2 बेसिक क्वेश्चंस के आंसर भी ढूंढने होंगे। पहला, क्या स्टॉक के प्राइस अट्रैक्टिव हैं अर्निंग के अनुसार? दूसरा, अर्निंग्स को बढ़ाने के लिए कंपनी क्या कर रही है, जिससे आप इन 3 रिजल्ट्स पर पहुंच पाते हैं। पहला, स्टोरी काफी बेटर हो रही है जिसके कारण आप इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरा, स्टोरी और खराब हो सकती है जिससे अपनी इन्वेस्टमेंट कम करना बेहतर होगा। और तीसरा, स्टोरी में कोई बदलाव नहीं है, आप उस इन्वेस्टमेंट को होल्ड कीजिए या अपना पैसा दूसरी कंपनी पर लगाएं जिसके ज्यादा एक्साइटिंग प्रॉस्पेक्ट्स हों। लिंच बताते हैं कि उन्होंने 1992 के जुलाई में अपने 21 सिलेक्शन का 6th मंथ चेकअप किया था। इन 21 कंपनीज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था एक सो मार्केट में। पोर्टफोलियो की वैल्यू 19.2% बढ़ी थी, जबकि S&P 500 की रिटर्न 1.64%। स्टॉक्स हमेशा फ्लूइड होते हैं, उनकी स्टोरीज बदलती रहती है। उन्होंने पाया कि कुछ स्टोरीज बेकार हो चुकी थीं, कुछ पहले से एक्साइटिंग थीं और कुछ में से नई लीड्स मिली थीं। इसलिए समय समय पर अपने पोर्टफोलियो का चेकअप करना मत भूलिएगा। 25 गोल्डन रूल्स। बीटिंग द स्ट्रीट के लास्ट एपिसोड में लेखक पीटर लिंच के 25 रूल्स के बारे में बात करेंगे। ये रूल्स उन्होंने अपने इन्वेस्टिंग के 20 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पर सीखे थे। इस चेकलिस्ट को उन्होंने यंग इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। इन्वेस्टिंग फन है, एक्साइटिंग के साथ साथ डेंजरस भी है अगर आपने उस पर कोई वर्क नहीं किया है। आप में इन्वेस्टर एज कहीं और से नहीं आती, ये आपके पास पहले से ही है। आप एक्सपर्ट से बेहतर कर सकते हैं अगर आप अपनी एज से उन कंपनियों और इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते रहेंगे जिसको आप पहले से ही समझते हैं। पिछले 3 दशक से स्टॉक मार्केट को प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स डोमिनेट करते आए हैं। इसके बावजूद जो अमेचर इन्वेस्टर हैं उनके लिए काफी आसानी हुई है। आप मार्केट को बीट कर सकते हैं अगर आप भेड़ चाल ना करें, लॉन्ग शॉट को अवॉइड करें। हर स्टॉक के पीछे एक कंपनी है, ये जानने की कोशिश करिए कि वो क्या कर रही है। कंपनियों की सक्सेस ऑपरेशन और उसके स्टॉक्स की सक्सेस में कुछ मंथ और साल में कोई संबंध नहीं होता, पर लॉन्ग टर्म में कंपनी की सक्सेस और उसके स्टॉक की सक्सेस का संबंध 100% होता है। पैसे बनाने का राज ये है कि सक्सेसफुल कंपनियों को ओन करने में सब्र से काम लें। आपको जानना होगा आपने क्या खरीदा है और क्यों खरीदा है। लॉन्ग शॉट हमेशा फेल होते हैं। स्टॉक्स बच्चों की तरह होते हैं, बहुत सोच समझकर खरीदें, इतने ज्यादा ना खरीदें कि आप हैंडल ना कर पाएं। पार्ट टाइम स्टॉक पिकर एक बार में 8 से 12 कंपनियों को फॉलो करके स्थिति के हिसाब से बाय और सेल करते हैं। 5 से ज्यादा कंपनियों की पोर्टफोलियो एक टाइम पर मत रखिए। अगर आपको कोई कंपनी अट्रैक्ट नहीं कर रही है तो आप अपने पैसे को बैंक में रखें जब तक कोई अच्छी कंपनी ना मिले। कभी भी कंपनी के फाइनेंस को समझे बिना कंपनी में निवेश ना करिए। बहुत बड़े लॉसेस स्टॉक्स में जो हुए हैं ज्यादातर उन कंपनियों के साथ जिनकी बैलेंस शीट बहुत खराब रही है। इसलिए पहले कंपनी की बैलेंस शीट देखें, फिर उसमें अपने पैसे लगाएं।
हॉट इंडस्ट्री के हॉट स्टॉक्स को अवॉइड करें। नॉन ग्रोथ इंडस्ट्री में ग्रेट कंपनीज हमेशा सफल होती हैं। स्मॉल कंपनियों में निवेश करने से पहले थोड़ा इंतजार करें, उनके प्रॉफिट होने तक फिर निवेश करें। अगर आप ट्रबल्ड कंपनी में निवेश करने की सोच रहे हैं तो उस कंपनी को चुनें जिसमें स्टेइंग पावर हो। साथ ही उस इंडस्ट्री के रिवाइवल का इंतजार करें, क्योंकि बगी वाइट्स और रेडियो ट्यूब्स ट्रबल्ड कंपनियां थीं जो कभी वापस नहीं आई। अगर आपने पूरे 1000 स्टॉक में निवेश किए तो आप पूरे 1000 गवा भी सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा पेशेंट रहें तो 10 से 50,000 तक समय के साथ गेन कर सकते हैं। एक एवरेज पर्सन कुछ अच्छी कंपनियों पर ध्यान दे सकते हैं। अगर आपने कई स्टॉक्स को खरीदा है तो आप कॉन्सेंट्रेट करने में सफल हो सकते हैं। देश की हर इंडस्ट्री और हर रीजन में एक ऑब्जर्वेंट अमेचर ग्रेट ग्रोथ की कंपनीज ढूंढ सकता है, वो भी प्रोफेशनल के ढूंढने से पहले। स्टॉक मार्केट डिक्लाइन एक रूटीन है। अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो आपको कोई हानि नहीं होगी। डिक्लाइन एक अवसर होता है बारगेन को पिक करने का, जो लॉस से घबराकर निवेशक बेच देते हैं। हर एक के पास ब्रेन पावर होता है स्टॉक से पैसा बनाने का। अगर आप में दम नहीं है और आप घबराकर बेच देते हैं तो आपको स्टॉक्स और स्टॉक म्यूचुअल फंड में जाने से अवॉइड करना चाहिए। यहां पर हमेशा कुछ ना कुछ चिंता रहती है, तो जहां तक हो सके कमजोर सोच और न्यूज ब्रॉडकास्टर की लेटेस्ट डायरेक्ट प्रेडिक्शन को इग्नोर करें। अपने स्टॉक को कंपनी के फंडामेंटल के बारे में जानकर सेल करें, ये सोचकर नहीं कि अब तो दुनिया खत्म हो रही है। कोई भी इंटरेस्ट रेट, फ्यूचर इकोनॉमी की दिशा या स्टॉक मार्केट प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। इन सब पर ध्यान देने से बेहतर है कि आप समझें कि कंपनी में क्या हो रहा है और किस कंपनी में निवेश किया जाए। अगर आप 10 कंपनीज को स्टडी करेंगे तो आपको तब जाकर कहीं एक अच्छी कंपनी मिलती है, और अगर 50 को स्टडी करते हैं तो उसमें से आपको 5 मिलेंगी। स्टॉक मार्केट में हमेशा कोई ना कोई अच्छा सरप्राइज मिलता है, खासकर वो कंपनियां जिनकी अचीवमेंट वॉल स्ट्रीट के द्वारा ओवरलुक की गई थी। अगर आप किसी कंपनी को स्टडी नहीं करते हैं तो आपको वैसी ही सफलता मिलेगी जैसे कि बिना कार्ड देखे पोकर गेम में मिलने के समान होती है। टाइम आपके साथ होता है अगर आप सुपीरियर कंपनीज के शेयर ओन करते हैं। बस आपको सब्र से काम लेना होगा। जैसे आपने वॉलमार्ट को शुरू में मिस कर दिया तो भी आप इससे आगे कमा सकते हैं। टाइम आपके खिलाफ हो जाता है जब आप ऑप्शंस को अपनाने लगते हैं। अगर आप स्टॉक झेल सकते हैं पर उसके लिए टाइम नहीं है और ना ही होमवर्क करने की इच्छा है तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करें। ये एक अच्छा आइडिया है डाइवर्सिफाई करने का। इसमें आपको कुछ नई तरह के फंड को अपनाना चाहिए, उन मैनेजर के साथ जो डिफरेंट स्टाइल के ग्रोथ, वैल्यू, स्मॉल कंपनीज, लार्ज कंपनीज आदि में निवेश करते हैं। उन इन्वेस्टर्स को कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है जो बहुत ज्यादा स्विच करते हैं एक म्यूचुअल फंड से दूसरे म्यूचुअल फंडों में। अगर आपने एक म्यूचुअल फंड में निवेश करने के साथ साथ दूसरे म्यूचुअल फंडों में भी निवेश किया है तो उनको होल्ड करें, बार बार बदले नहीं। संसार की सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट में यूएस मार्केट की रैंक 8 पर है, जबकि दूसरे देशों की इकोनॉमी की फास्ट ग्रोथ का आप भी फायदा उठा सकते हैं अपने एसेट्स के कुछ पोर्शन को ओवरसीज फंड में निवेश करके। इसका काफी अच्छा रिकॉर्ड रहा है। सम पार्टिंग वर्ड्स। लेखक का कहना है कि स्टॉक पिकिंग डायनामिक एक्सरसाइज है। उन्होंने अपना सिलेक्शन 1992 बैरन राउंड टेबल में प्रेजेंट किया, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने बात की है। उनका रूटीन हमेशा सेम रहता है, जिसमें वो अंडर वैल्यूड कंपनियों को ढूंढते हैं। ये ज्यादातर ऐसे सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज में मिलते हैं जो आउट ऑफ फेवर होते हैं। सोचिए, एक ऐसा भी समय था जब 2 साल तक उन्होंने कोई बार्गेन नहीं पाया था ब्लू चिप के ग्रोथ स्टॉक में। जब भी कभी पॉपुलर स्टॉक प्राइस में बिग ड्रॉप होता है, खासकर वो स्टॉक जो पेंशन फंड्स और म्यूचुअल फंड से जुड़े होते हैं, तब सारे एक्सपर्ट्स कोई ना कोई बहाना बनाते हैं उस ड्रॉप को समझने के लिए। हालांकि सच्चाई ये है कि ये सब स्टॉक्स के डिक्लाइन होने का असली कारण उसकी करंट अर्निंग के हिसाब से ओवर प्राइसिंग था। इसी तरह के इवेंट्स हुए जिनको उन्होंने अपनी बुक में शेयर किया है और हमने उसकी समरी आपको सुनाई है। आशा है इससे आपको काफी नॉलेज मिली होगी। द 24 मंथ चेकअप।
लिंच पोर्टफोलियो के 6 मंथ चेकअप के सजेशन के बाद हम लोग अब 24 मंथ चेकअप को ऐड कर सकते हैं। इसमें ज्यादा टेंशन स्टॉक्स के प्राइस के अप एंड डाउन पर दी जाती है। यह भूलना बहुत आसान है कि स्टॉक को ओन करने से आप कंपनी के एक हिस्से को ओन कर लेते हैं। जैसे आप किसी बिल्डिंग को रेंट पर देते हैं तो थोड़े टाइम पर उसको चेक करते रहते हैं कि सारी यूनिट सही हैं, कोई हिस्सा गिर तो नहीं रहा है, वगैरह वगैरह। इसी तरह कोई शेयर ओन करते हैं तो कंपनी के कुछ हिस्से को भी ओन कर लेते हैं। इसमें आपको उसके साथ ट्यून में रहना पड़ता है और कंपनी में हो रहे नए डेवलपमेंट को देखते रहना होता है। ये बहुत जरूरी हिस्सा होता है कंपनी पर काम करने का, जिससे काफी जानकारियां मिलती रहती हैं निवेशकों को, जिसके बल पर वो स्टॉक मार्केट में उतरते हैं। स्टॉक खरीदते समय आपको कोई साइन नहीं मिलता जो ये बताए कि आपने सही स्टॉक खरीदा है या नहीं, चाहे आप कितना भी कंपनी के बारे में जानते हो। आप कंपनी के रिवॉर्ड और उसके इन्वेस्टमेंट को लेकर सर्टेन नहीं रह सकते। आप अपने ऑड्स को इंप्रूव कर सकते हैं कुछ फैक्टर्स को जानकर कि बैंक, रिटेलर्स या ऑटो मेकर्स में क्या प्रॉफिटेबल है और क्या नुकसानदेह होते हैं। कुछ चीजें जो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी हैं उसको वो हमेशा मोस्ट एक्सपीरियंस्ड टीचर कहते हैं। इस बुक समरी में हमने कोशिश की है कि पीटर लिंच द्वारा बताए गए सभी पॉइंट्स पर आपसे चर्चा करें। अगर इन सब को ध्यान में रखते हुए स्टॉक्स चुने जाएं, तो कोई वजह नहीं है कि आपका इन्वेस्टमेंट आपको बढ़िया रिटर्न ना दे। उन्होंने इतनी सिंपल और क्लियर तरीके से स्टॉक पिकिंग प्रोसेस को बताया है कि साधारण से साधारण आदमी इसको समझ सके और फायदा उठा सके। आशा है कि इसके जरिए आपको काफी सहायता मिलेगी और आप एक नए कॉन्फिडेंस के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। नमस्ते।